नमस्कार, आ जाइए जल्दी-जल्दी से लाइव स्टार्ट करते हैं आज हमारा एक नया टॉपिक और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग राइटिंग कर ली हो। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको आंसर राइटिंग दी थी। आ जाइए जल्दी-जल्दी से लाइव, जल्दी-जल्दी आ जाएँ लाइव। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? यदि आवाज़ आ रही है तो थम्स अप कर दें। यदि आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बारी थम्स अप कर दीजिए और सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज़ क्लियर है? ओके, गुड मॉर्निंग सोनू जी, मॉर्निंग। हमारा आज का जो नया टॉपिक है, अगर मैंने आपको जो है सिलेबस देखने के लिए बोला था, तो सिलेबस आई थिंक आपने देख लिया होगा और उस सिलेबस में हम अभी जो हमारा क्वेश्चन 5 वाला पोर्शन है, जो सबसे बड़ा पोर्शन है, जिसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक है प्रारंभिक व्याकरण के, वो कवर कर रहे हैं। कि वो पहले कवर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट कि जब भी आप हिंदी वोकैब्युलरी याद करें या हिंदी बातों का ध्यान रखें। जैसे उदाहरण के लिए आज हमारा जो नया टॉपिक चालू हो रहा है, वो है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह वाला जो टॉपिक है आज आज से मैं आपको विराम चिन्ह देना या लगाना बताऊँगी। अब आपको ये जो चिन्ह है, अब जब हिंदी लिखेंगे आप तो इसको लिखने में प्रयोग में लाना है। आज से ये मान लेना कि जितने विराम चिन्ह हम सीखेंगे, उनको जब भी हम हिंदी लिखेंगे, निबंध लिखेंगे, पल्लवन लिखेंगे या आप जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आप पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक जो भी हिंदी में लिखते हैं, वो सारी चीज़ों को लिखने में आप इस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे और अपनी राइटिंग को भी अच्छे से लिखना है। अभिषेक जी गुड मॉर्निंग, करुणा जी गुड मॉर्निंग, स्वाति जी गुड मॉर्निंग, सोनू जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग जी। ठीक है? और आपकी आंसर राइटिंग आई नहीं है टेलीग्राम में, सिर्फ़ 1 या 2 बच्चों की आई है, तो ये गलत बात है, आप आंसर राइटिंग कर नहीं रहे हो, टॉपिक का बर्डन होते जाएगा, धीरे-धीरे याद रखिएगा। है ना? मैं हर टॉपिक के बाद में आंसर राइटिंग करवा रही हूँ। है ना? तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है विराम चिन्ह और विराम चिन्ह पहले स्टार्ट करने के मैंने आपको बता दिया है कि विराम चिन्ह पहले स्टार्ट होंगे। तो याद रखिएगा आज से आप जितने भी विराम चिन्ह लगाएँगे, ठीक है? वेरी गुड अंकिता जी। जितने भी विराम चिन्ह आप लगाएँगे, विराम चिन्हों को अब डेली प्रयोग में लाना है जब भी आप लिखोगे, चाहे पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक की भी आंसर राइटिंग कर रहे हो और हिंदी में तो प्रयोग में लाना ही है, नंबर काटती हूँ भैया। अगर आप प्रॉपर विराम चिन्ह नहीं लगाते तो। आयोग भी नंबर काटता है। तो 1 टू 1 से लेकर 4 तक में नंबर काट लेता है, आप हिंदी का तो छोड़ो, है ना? चलिए, अब विराम चिन्ह होते क्या हैं? बचपन से आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, जल्दी भी हो जाएगा ये टॉपिक, लेकिन कुछ नई चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी विराम चिन्ह। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ विराम चिन्ह की परिभाषा की, अगर मैं बात कर रही हूँ विराम चिन्ह की परिभाषा की, तो होती क्या है ये परिभाषा अगर आप देखें तो पहले हम जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। मुझे बताएं विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो विराम मतलब क्या होता है? ठहरना और चिन्ह मतलब किसी प्रकार का साइन। तो विराम चिन्ह का अर्थ क्या हो जाएगा? ठहरना, रुकना। ठहरना या रुकना, इतना तो हमको पता है। आप देख तब भी हम बोलते हैं, जब भी हम बोलते हैं या मैं अब बोल रही हूँ और आप सभी लोग सुन रहे हो, तो बोलने में अगर मैं ध्यान से देखूँ या आप खुद भी ध्यान से सुनो, तो हम धीरे-धीरे बोलते हैं या कहीं-कहीं पर हम रुकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, तो कहीं पर मैं ज़्यादा रुकती हूँ, कहीं पर बोलने के टाइम में कम रुकती हूँ, कहीं पर बहुत ज़्यादा रुकती हूँ, फिर प्रश्न पूछ क्या समझ में आया और देखो फिर रुकी मैं। तो इस प्रकार जब आप देखते हैं कि जब हम बोलते हैं अर्थात मौखिक भाषा में तो हम बोलने के दौरान ताकि सामने वाले व्यक्ति को स्पष्ट भाव अभिव्यक्ति हो, हम ठहर-ठहर के, रुक-रुक के बोलते हैं। लेकिन दुख लिखने के दौरान क्या होता है, हम ये चीज़ नहीं बोल सकते ना कि यहाँ पर इतना रुकना है, 1 सेकंड रुको, फिर 2 सेकंड रुको। तो लिखने के दौरान या लिखित भाषा में हम अपनी स्पष्ट भाव अभिव्यक्ति के लिए वाक्य के मध्य में, कभी-कभी एक एक वाक्य के अंत में या फिर वाक्य के पार्ध में क्या करते हैं हम विभिन्न प्रकार के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो यही प्रतीक चिन्ह क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। क्या बोला मैंने? परिभाषा क्या बनेगी कि लिखित भाषा में स्पष्ट स्पष्ट
भाव अभिव्यक्ति, भाव अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति हेतु वाक्य के, वाक्य के मध्य या अंत में, वाक्य के मध्य या अंत में प्रयुक्त चिन्ह, प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य, आप वाक्य के अंत में या फिर वाक्य के मध्य में कहीं पर जो साइन लगाते हैं, वही साइन लिखित भाषा में काय का कार्य करते हैं? विराम या ठहराव का काम करते हैं, और इसे ही विराम चिन्ह कहा जाता है। अब कैसे स्पष्ट भाव अभिव्यक्ति करते हैं? ये कई बार आया हुआ बिल्कुल इजी सा एग्जाम्पल, उदाहरण से समझिए इसको। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस मैंने लिखा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। सेंटेंस मैंने लिखा और मैंने कोई चिन्ह नहीं लगाया। अगर मैं बोल रही हूँ, ध्यान से देखो, मैं बोल रही हूँ रोको मत जाने दो, तो आप समझ गए कि गाड़ी रुकेगी कि जाएगी? जल्दी से बताओ, गाड़ी रुकेगी कि जाएगी? मैं बोल रही हूँ रोको मत जाने दो, तो गाड़ी रुकेगी। वेरी गुड, है ना? और अगर मैं बोल रही हूँ रोको मत जाने दो, तो गाड़ी क्या होगी? चले जाएगी। लेकिन अब मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिख दिया और मैं इसको बोल नहीं रही हूँ, मैं केवल बोल रही हूँ रोको मत जाने दो। क्या करोगे? गाड़ी रोकोगे कि गाड़ी जाएगी? एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि समझने वाला समझ लेगा रोकना है गाड़ी, और समझने वाला ये समझ लेगा कि गाड़ी को क्या करना है? ले जाना है। तो इसीलिए लिखित भाषा में आप अगर देखें, अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे करके, अब रोको, और रोको के बाद मैंने यहाँ पर लगा दिया अल्प विराम, मत जाने दो, मत जाने दो। सामने वाला समझ गया कि गाड़ी को क्या करना है? रुकने के अर्थ में, रुकना। ठीक है, और यहाँ पर रोको मत, रोको मत, अब यहाँ पर लगा रही हूं मैं अल्प विराम, जाने दो। तो अब सामने वाला समझ गया कि गाड़ी को क्या करना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये महत्व होता है विराम चिन्हों का, कि जब कभी भी आप अगर देखें तो स्पष्ट भाव अभिव्यक्ति करने के लिए लिखित भाषा में हमको विराम चिन्ह उपयोग करना होता है। क्या उपयोगिता? प्रश्न आया हुआ था, विराम चिन्ह की उपयोगिता बताएं। ये प्रश्न आ चुका है कि विराम चिन्ह की उपयोगिता बताएं, या विराम चिन्ह का लाभ बताएं, या विराम चिन्ह का महत्व बताएं। प्रश्न आ चुका है। ये इजी परिभाषा से ही आप इस बता सकते हैं, कोई गलत मतलब बात और अलग बात इसमें, महत्व या फिर विराम चिन्ह। सबसे पहला तो परिभाषा से ही समझ में आ रहा है कि स्पष्ट भाव अभिव्यक्ति, स्पष्ट भाव अभिव्यक्ति, स्पष्ट या फिर एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाएगा ये। स्पष्ट भाव अभिव्यक्ति हेतु या सुबोध बनाने में, भाषा को सुबोध और सुगम्य बनाने में। तो अगला क्या हो जाएगा? भाषा को सुबोध, सुबोध व सुगम बनाने में, सुगम बनाने में प्रयोग में लाया जाता है, बनाने में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो अर्थ ग्रहण करने में सहायक, स्पष्ट अर्थ ग्रहण करने में सहायक, अर्थ ग्रहण करने करने सहायक। अगर ये नहीं लगा रहेगा तो सामने वाले व्यक्ति को आप अपनी भाव अभिव्यक्ति नहीं करवा सकते। याद रखिएगा, आप क्या बोलना चाह रहे हो ये सामने वाला व्यक्ति नहीं जान पाएगा। तो याद रखिएगा, इसकी उपयोगिता या महत्व क्या हो गया? स्पष्ट भाव अभिव्यक्ति में, भाषा को सुबोध और सुगम बनाने में, अर्थ ग्रहण करने में, भाषा को अर्थपूर्ण बनाने में। ये सब आप अपने मन से लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था काय का? विराम चिन्हों का। अब हमको ढेर सारे विराम चिन्ह पढ़ने हैं, तो उदाहरण के लिए मेरे साथ साथ यहाँ पर आपको लिखना है, और 2 मिनट का टाइम दूंगी मैं आपको, सबके साइन बनाकर रखना। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ विराम चिन्ह लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर नाम विराम चिन्ह, और यहाँ पर आपको क्या करना है? उनके प्रतीक। क्या आ चुका है? कौन से विराम चिन्ह का क्या प्रतीक है? क्या है वो? विराम चिन्ह, और यहाँ पर नाम। सबसे पहले पढ़ेंगे
बहुत सारे पढ़ना है। ठीक है? चलिए एक-एक करके मैं यहाँ पर नाम लिखते जा रही हूँ, आप देखिएगा कौन-कौन से पढ़ने हैं। सबसे पहले तो लिखना है बिरति वाला पूर्ण विराम, है ना? लेकिन यहाँ पर आपको उपयोगिता इनकी और भी समझ में आएगी। पूर्ण विराम आपको पता तो है कि इतने के लिए उपयोग में लाया जाता है, लेकिन याद रखना हम और भी इसकी उपयोगिता पढ़ेंगे। पहला क्या हो गया आपका? पूर्ण विराम। ठीक है? साइन आपको बनाना है, आप देखिएगा एनालिसिस करके कि आपको कितने साइन पता है कि नहीं है। ठीक है? दूसरा यहाँ पर अर्धविराम, अर्धविराम। तीसरा यहाँ पर अल्पविराम, अल्पविराम। चौथा यहाँ पर प्रश्नवाचक। पांचवा यहाँ पर विषयादि बोधक। साइन लगाते चले जाओ मेरे साथ साथ। विषयादि बोधक। ठीक है? छठवा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लाघव चिन्ह, लाघव। सातवां यहाँ पर देखो तो हंस पद, हंस पद। या फिर अगला यहाँ पर देखो तो व्युत्पादक, पादक। ठीक है? जल्दी जल्दी यहाँ से मैं 2 मिनट, सबके साइन आपको बनाना है, आपका होमवर्क चालू। और मैं एक एक करके पूरे यहाँ पर आपको बताते चले जाऊंगी। जल्दी से लिखें और जल्दी जल्दी साइन बनाएं इनका। अगला लिखें योजक चिन्ह, हो गया। अगला साइन बनाना है आपको, है ना? अगला लिखेंगे यहाँ पर, कौन सा हो गया था बेटा? आठवां। नौवां चिन्ह लिखें, लगभग 20-25 चिन्ह करेंगे हम। व्युत्पादक हो गया, हंस पद हो गया। नौवां चिन्ह यहाँ पर लिखें उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। सबके साइन बनाओ ईमानदारी के साथ में, जल्दी नहीं करना। ठीक है? 10वां यहाँ पर लिखें पाद टिप्पण, पाद टिप्पण। 11वां यहाँ पर लिखें पाद बिंदु, पाद बिंदु। ठीक है? 12वां यहाँ पर लिखें योग चिन्ह। आधे से ज्यादा के तो बन जाएंगे आपको। योग चिन्ह के बाद में यहाँ पर लिखें अगला समता तुल्यता या बराबर का चिन्ह, समता तुल्यता, या फिर इस बोला जाएगा बराबर का चिन्ह। ठीक है? 14वां नंबर का लिखिए लोप चिन्ह, लोप चिन्ह। सारे चिन्ह इंपॉर्टेंट है। ठीक है? 15वां नंबर का यहाँ पर लिखिए लोप चिन्ह, बाद में विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। 15वां के बाद में 16वें नंबर का लिखिए यहाँ पर, 16वें नंबर का लिखिए आप यहाँ पर विवरण हो गया। विवरण के बाद में रेखांकन चिन्ह, रेखांकन चिन्ह के बाद में अगला लिखिए योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह के बाद में 18वां लिखिए अपूर्ण विराम चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह। 2 क्लास लगेगी पढ़ने में, बहुत सारे हैं। 19वां लिखिए यहाँ पर निर्देशन चिन्ह, निर्देशन चिन्ह। 20वां लिखिए यहाँ पर निर्देशन के बाद में रेखांकन हो गया है। 20वां यहाँ पर पुनरुक्ति चिन्ह, 23वां लिखिए यहाँ पर और कौन सा हो जाएगा? विस्मयादि बोधक हो गया, अपूर्ण विराम हो गया, रेखांकन हो गया। ठीक है?
23वां लिखिए, समाप्ति। समाप्ति। इनमें से कितनों के साइन पता है? सबसे पहले तो एक चीज याद रखो, योजक हो गया है, कोई बात नहीं, हटा दीजिएगा जो हो गया है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज याद रखना, आप चिन्ह ऐसा लिखते हो, चिन्ह की वर्तनी में बता चुकी हूं, ये नहीं है। आज से विराम चिन्ह को या तो ऐसा लिखोगे, है ना, या तो ऐसा लिखोगे, या फिर जगह आप ये लिखो। चिन्ह में आधा ना नहीं होता है, चिन्ह की शुद्ध वर्तनी में आधा ह होता है ना। तो ये आज से याद रखना है, ये सही है, ये गलत है। गलत मत लिखना, जिसने भी आंसर राइटिंग करा है मैं यहाँ पर देखूंगी, है ना। और अब आपको 2 मिनट का टाइम है, सबके साइन बनाकर रखो, तो सबके साइन बनाओ फटाफट। ओके करुणा जी, अगर हो गया है तो उसमें हटा दीजिए उसको, सबके साइन बनाओ और देखो कितनों के आए, और लिखो यहाँ पर कि इतनों के साइन बन गए मैडम। कितने बने? 5, 10, 15? कितने हैं जिसको 20 में से 20 बन गए पूरे? कितने हैं जिनको 20 में से 20 साइन बन गए? जल्दी से बताओ। मुझे बन गए मैम 20 में से 20 के साइन, क्योंकि 3 नंबर में केवल योजक चिन्ह का साइन पूछा है, अभी उपयोगिता नहीं पूछी। अब उपयोगिता 8 बन गए करुणा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बाकी को, बाकी देख रहे हो कि गायब? याद रखना बेटा, हिंदी जो है वो रैंक दिलाने वाला पेपर है, और अगर आपने यहाँ पर गड़बड़ी करी तो गए, है ना। पढ़ने में कभी कभी बड़ा बोरियत लगता है कि यार क्या ही हिंदी पढ़ रहे हैं, बताओ हिंदी तो मैं यूं कर लूंगा, यूं चुटकी बजाते में, और बाद में वो यूं ही चुटकी बराबर नंबर देकर चले जाता है। इसलिए सीरियस होकर पढ़ें थोड़ा सा, ठीक है। बस 10, अभिषेक को 10 बने, वेरी गुड। चलिए अब एक एक करके विराम चिन्ह हमको पढ़ना है। सबसे पहला विराम चिन्ह जो आपको शायद पता ही है, पूर्ण विराम। अब साइन मिलाते जाना, मैं यहाँ पर आपको विराम चिन्ह साइन भी बनाऊंगी, ठीक है। पूर्ण विराम हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं कि प्रति कैसा होता है, तो पहला तो हम यही देख रहे हैं कि इसका चिन्ह कैसा होता है। पूर्ण विराम का जब भी चिन्ह बनाने आए ना बेटा, तो याद रखना चिन्ह 3 नंबर में जब आएगा ना, तो या तो बॉक्स में बनाओ या तो फिर ब्रैकेट में बनाओ। अच्छा एक और चिन्ह लिखो, ब्रैकेट से याद आया, कोष्टक का चिन्ह। एक और 22वें नंबर का लिखो, कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, ठीक है। अब जब भी आपको चिन्ह बनाना है तो याद रखिएगा, या तो बॉक्स में बनाकर लिखना, या तो फिर ऐसे करके कोष्टक में बनाकर लिखना। मैं बॉक्स का प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि बॉक्स बनाने में अच्छा लगेगा। 15 बन गए अंकिता को, वेरी गुड बेटा। बॉक्स बनाने में अच्छा दिखता है और साइन उसके अंदर अच्छे से खुलकर दिखाई देता है, तो बॉक्स बनाना लिखने के लिए, ठीक है। अब प्रयोग काय काय में होता है पूर्ण विराम चिन्ह। तो पूर्ण विराम चिन्ह का एक प्रयोग तो आपको पता ही होगा। पहला प्रयोग, पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है? पूर्णतः रुकना। लोप चिन्ह एक रह गया है, वेरी गुड बेटा। एक और चिन्ह लिख लो, लोप चिन्ह। कोष्टक के बाद में एक और चिन्ह लिख लो यहाँ पर, 23वें नंबर का लोप चिन्ह। कोई बात नहीं, अभी मैं 27, 28 चिन्ह वैसे ही पढ़ा दूंगी, आप टेंशन लेने की बात नहीं। 27, 28 चिन्ह हम वैसे ही पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की नहीं बात। वेरी गुड सोनू। चलिए यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा, पूर्ण मतलब टोटल और विराम मतलब रुकना। तो जब आप किसी भी वाक्य, याद रखना आपको पूरा, आपकी कहानी नहीं खत्म हो रही है, आपकी भाषा में जब एक वाक्य कंप्लीट होता है, आई रिपीट अगेन, कि जब कभी भी किसी भी भाषा के या अवतरण का जब एक वाक्य क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वाक्य समाप्ति पर, पहला क्या हो जाएगा, वाक्य समाप्ति पर आप किस का प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह प्रयोग करते हैं। वाक्य समाप्ति पर अर्थात जैसे उदाहरण के लिए समझो, उदाहरण के लिए जैसे आपने बोला, मैं भारत का वासी हूँ या नागरिक हूँ। तो आपने देखा कि एक वाक्य क्या हो गया, खत्म हो गया, और एक वाक्य की समाप्ति के बाद में आपने कौन सा चिन्ह लगाया, पूर्ण विराम। ये सबको पता है, दुनिया सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं बताई। लेकिन इसके अलावा और भी जगह है जहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है।
जो हमको शायद नहीं पता। तो याद रखिएगा, वाक्य समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। 2 चीज़ और याद रखना है पूर्ण विराम चिन्ह के बारे में, कि सबसे पुराना चिन्ह जो है वो पूर्ण विराम चिन्ह। हिंदी भाषा में अगर सबसे प्राचीनतम चिन्ह कभी पूछ ले कि कौन-सा है, तो याद रखना ये जो पूर्ण विराम चिन्ह है सबसे प्राचीनतम चिन्ह, सबसे प्राचीन, और इसके साथ में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला, सबसे अधिक प्रयोग जो का होता है वो कौन से चिन्ह का होता है? पूर्ण विराम। और यही एक ऐसा चिन्ह है जिसमें अंग्रेजी के लिए अलग साइन बनाया जाता है। अंग्रेजी में इस स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। बाकी के जितने भी साइन हैं इंग्लिश में और हिंदी, लगभग एक जैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं, है ना? लेकिन केवल पूर्ण विराम ऐसा चिन्ह है जो अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग आता है, वो है फुल स्टॉप की जैसे। ठीक है? तो इंग्लिश में ये आता है। ये तो ख़ैर जनरल नॉलेज के लिए था, लेकिन ये याद रखना कि ये प्राचीनतम है, सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। तो वाक्य समाप्ति पर तो आपको पता है। लेकिन अगर आप देखें दूसरा प्रयोग पूर्ण विराम चिन्ह का, तो दूसरा प्रयोग होता है सजीव वर्णन में। सजीव वर्णन बोले तो जैसे उदाहरण के लिए अगर आपने देखा होगा, आप दैनिक भास्कर में पढ़ रहे हो कि एक व्यक्ति जो है वो गुमशुदा हो गया, या कोई एक तस्वीर गुम हो गई, या कोई एक व्यक्ति, आपने देखा होगा, ये यूजुअली सबने देखा होगा कि कोई व्यक्ति गुम हो गया, तो उस व्यक्ति के गुम होने पर, जैसा सपोज करो यहाँ पर कोई व्यक्ति आइए, उसकी ऐसी फोटो आती है, फोटो आ रही है, देख, कोई व्यक्ति है और उसकी फोटो लगी हुई, यहाँ पर उसकी फोटो है कि वो व्यक्ति ऐसा दिखता है, ठीक है? फिर उसके साथ में क्या-क्या चीज़ें थी उसके बारे में, और यहाँ पर विवरण रहता है। रंग गोरा, पूर्ण विराम, बाल घुंघराले, पूर्ण विराम, घुंघराले, कद 5 फुट 4 इंच आदि। यहाँ पर देखते हो कि जब किसी विषय या वस्तु का सजीव वर्णन होता है, तो सजीव वर्णन में और भी कुछ अलग वर्णन हो सकता है। आपने कई बार देखा होगा, जैसे वो तो मैंने आपको एक बताया ही। सजीव वर्णन में अगर आप कई बारी देखो, तो जैसे आपने देखा होगा कि वह रामधारी सिंह दिनकर आ रहा है, गठा हुआ बदन, ठीक है? वह दिनकर, पूर्ण विराम, वह दिनकर, गठा हुआ बदन, गठा हुआ बदन, ठीक है? मदमस्त, मदमस्त आंखें, मदमस्त आंखें। तो आप देखो सामने वाले के बारे में, जब आप उसके बारे में सजीव वर्णन करते हो, उसका पूरा चलचित्र बताते हो, तो उस दौरान भी पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब आप देखो, यही 3 मार्कर में मैं आपको लिखने के लिए बोलती हूँ, सेंटेंस पूरा नहीं है, जबकि आप क्या बोलोगे? वह दिनकर है, उसका बदन गठा हुआ है, वह मदमस्त आंखों को लेकर चल रहा है, ठीक है? उसकी जगह आपने क्या बोल दिया? केवल उसके कीवर्ड्स बोले और उसके बाद पूर्ण विराम लगा दिया, तो ये सजीव वर्णन कहलाता है, और मैं इसी का प्रयोग करने आपको बोलती हूँ मार्कर में। टी मार्कर में यदि आप सजीव वर्णन करते हो, तो आपके सेंटेंस छोटे हो जाते हैं, और ये आज से आपको प्रयोग में लाना है, जो कि आंसर राइटिंग में आपको सिखाया हुआ है। बात समझ में आई? इसके अलावा पूर्ण विराम का अगला प्रयोग देखिएगा। पूर्ण विराम चिन्ह अलग तरीके से प्रयोग में लाया जाता है जब आप कभी दोहा, श्लोक या चौपाइयाँ लिखते हो। ये हमारे सिलेबस में है। दोहा, श्लोक या फिर चौपाइयों के लिए। जब आप दोहा, श्लोक, चौपाई आदि वैदिक छंद या शास्त्रों के वाक्यों को लिखते हैं, तब यहाँ पर अलग तरीके से पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ठीक है? अगर आपने देखा होगा तो कैसे अलग तरीके से होता है, उदाहरण देखो। उदाहरण देखिएगा, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जब रहीमन रहीमन पानी राखिए, राखी, बिन पानी सब सूख, पानी सब सूख। अब जब पहली पंक्ति खत्म होती है, तो एकल पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पहली खत्म पंक्ति के खत्म होने पर एकल पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ठीक है? पानी गए ना ऊपरे, गए ना उपरई, मोती, मोती, मानुष, मानुष, टून।
और जब द्वितीय पंक्ति या पूर्णतः आपकी पंक्ति खत्म होती है तो दोहरा पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जहां पर आप पूर्ण विराम से समय के लिए रुकते हैं। ठीक है, तो पूर्ण विराम चिन्ह जब कभी भी दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद आदि का प्रयोग प्रयोग में लाया जाता है तो यहाँ दो तरीके से पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, एकल और दोहरा। और इसका प्रयोग भी आपको करना है जब कभी भी आपके सिलेबस में रस, छंद या चौपाइयों को आप लिखते हैं उस दौरान, अदरवाइज आपके नंबर कटेंगे। तो ये चीज याद रहेगी। यहाँ तक कहानी क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं। क्या ये तीनों पूर्ण विराम चिन्ह की उपयोगिता आई? अब आपको लिखना कैसे है ध्यान दीजिएगा। जब 3 नंबर में पूर्ण विराम चिन्ह आता है तो बच्चे इसको कैसे लिखते हैं पता है? सिर्फ यही कि वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब अपन कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले तो साइन बताएंगे और फिर उसकी 3 उपयोगिता बताएंगे, है ना? क्योंकि जब आता है कि और उपयोगिता बताओ तो हम वहां पर लिख नहीं पाते। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड करुणा। ठीक है, तो हमारा पहला चिन्ह खत्म हो रहा है, पूर्ण विराम चिन्ह, जिसके हमने 3 प्रयोग देखे। एक आपको पता था, 2 मैंने अन्य आपको बताए जो ऑलरेडी आपको पता ही है, कोई नई बात नहीं बताई। अगला चिन्ह लिखिएगा, अगला चिन्ह लिखिएगा अर्ध विराम चिन्ह, सेमीकोलन। अगला चिन्ह है अर्ध विराम चिन्ह, अर्ध विराम, अर्ध विराम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब आपको पूर्ण विराम, वैसे तो पहले अल्प विराम पढ़ना चाहिए था लेकिन मैंने अर्ध विराम लिख दिया तो चलो यही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो इसका चिन्ह देखो, सबसे पहले चिन्ह देखना इसका इस तरीके का इसका चिन्ह बनाया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? याद रखना, परिभाषा अगर आप देखो तो जब आपको अल्प विराम से कम समय के लिए रुकना। ठीक है, जब जब पूर्ण विराम से, विराम से, विराम से कम समय के लिए, कम समय और अल्प विराम से, और अल्प विराम से, विराम से अधिक समय के लिए रुकना, अधिक समय के लिए, उस टाइम पे आप कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम से कम समय, और या फिर अगर मैं बोलूं अल्प विराम से अधिक समय। अल्प विराम चिन्ह कहाँ लेते हैं प्रयोग में? तो अभी मैं 2 मिनट का टाइम दीजिए, उसके प्रयोग बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि जब पूर्ण विराम से आपको कम समय के लिए रुकना है, लगभग 50% उसका समय, लेकिन अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकना है। अल्प विराम में बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए रुकते हैं, अर्ध विराम में अल्प विराम से दुगने टाइम के लिए रुकते हैं, लेकिन पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकते हैं, तो वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। उपयोगिता देखो कि किस जगह में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला तो जब कभी भी आपको 2 उपवाक्य जोड़ने हो, 2 उपवाक्यों को, अब देखो 2 उपवाक्यों को कैसे जोड़ते हैं? 2 उपवाक्यों को जोड़ने में, लेकिन याद रखें जहां और का प्रयोग होता है वो वहां पर नहीं लगता है, और को छोड़कर, और को छोड़कर। जब कभी भी 2 उपवाक्य अलग अलग आपको दिए जा रहे हैं, जैसे मैंने परिश्रम किया है, सफलता मिलनी तय है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि मैं और का प्रयोग इन 2 उपवाक्यों को जोड़ने के लिए अगर करूंगी तो उसके लिए यहाँ पर उस और के पहले अर्ध विराम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर किंतु का प्रयोग कर रही हूँ, परंतु का प्रयोग कर रही हूँ और अल्प विराम से ज्यादा समय के लिए रुक रही हूँ, तो वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग कर लिया जाएगा। एग्जाम्पल से समझो, जैसे उदाहरण के लिए 2 अलग अलग उपवाक्य हैं। कौन कौन से अलग अलग उपवाक्य हैं? जैसे मैंने कहा, मैंने परिश्रम किया है, परिश्रम किया है, किया है। अब यहाँ पर मैं रुकी ना, देखो अर्धविराम से, अर्धविराम का प्रयोग है, मतलब अल्प विराम से ज्यादा टाइम के लिए की और पूर्ण विराम से कम टाइम के लिए। सफलता, सफलता मिलनी, मिलनी तय है। मैंने यहाँ पर देखा
कि यहाँ मैंने किसी भी प्रकार के कोई भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया। केवल एक वाक्य हमारा है, मैंने परिश्रम किया है और उस पे आश्रित वाक्य सफलता मिलनी तय है। 2 अलग-अलग वाक्यों को या उपवाक्य को मैंने क्या करा, जोड़ा। तो वहाँ पर मैंने किस चिन्ह का प्रयोग करा? अर्धविराम। ठीक है, दूसरा एक और यहाँ पर देखना, अब मैं किंतु वाला प्रयोग करके आपको बता रही हूँ। जैसे अगर आप देखो, फलों में सर्वश्रेष्ठ आम है, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष पैदा होते हैं। जैसे मैंने बोला फलों में, फलों का ऐसा ठीक, राजा आम है, आम है, किंतु, अब मैं यहाँ पर रुकी, किंतु श्रीनगर में, नगर में अलग ही किस्म के फल खाए जाते हैं, अलग ही फल, फल खाए जाते हैं, पाए जाते हैं की कर दो, खाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस आप चाहें तो इसके अलावा दूसरा भी बना सकते हैं। तो मैंने बोला फलों का राजा आम है, किंतु श्रीनगर में आम नहीं खाया जाता या अलग ही किस्म आम खाए जाते हैं। ये भी आप प्रयोग में ला सकते हो, या फल खाए जाते हैं, ये भी। तो बताने का तात्पर्य ये था कि यहाँ पर अगर आप और का प्रयोग करते इसकी जगह, लेकिन, किंतु, परंतु की जगह, तो ये वाले साइन का प्रयोग नहीं होता। अच्छा, इसमें एक और चिन्ह का प्रयोग होता है। यदि आप कम टाइम के लिए लिखोगे तो अल्प विराम का भी प्रयोग हो जाता है कभी-कभी। जैसे अभी अल्प विराम के साइन में हम ये चीज देखेंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन समझ में आई यहाँ पर उपवाक्यों को जोड़ने में। दूसरी सिचुएशन देखिएगा, दूसरी कंडीशन जो कि आ चुकी, दूसरी है यहाँ पर 2 या 2 से अधिक उपाधियों को लिखने में। 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक उपाधियों लिखने में। ये आ चुका है, ये एमपीपीएससी है, उपाधियों के 3 नंबर में पूछ के लिए। कैसे 2 या 2 से अधिक उपाधियों के लिए? बहुत ध्यान से देखना बेटा इस चीज को, बहुत ध्यान से। ध्यान दीजिए, जैसे उदाहरण के लिए मैं मेरी डिग्रियां लिखती हूँ, ठीक है, कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने करा यहाँ पर बीई, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, एमटेक, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करा, एमए, फिर उसके बाद क्या करा, पीएचडी। अब ध्यान से देखो, यदि मैंने इनमें से कोई एक किया होता तो उसकी जगह, जैसे आपने देखो ना, बीई किया, ठीक है, फिर उसके बाद बीए किया, या फिर आपने बीसी, या इनमें से कोई एक किया है, जब आप फॉर्म भरने जाते हो तो स्लैश का प्रयोग आता है। लेकिन जब आप इनमें से कोई एक का नहीं, सबकी बात कर रहे हो, तो अलग अलग उपाधियों की हमेशा आप, अगर आप देखें, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग आता है, ये वाला। तो ये गांठ बना के याद रख लो, वेरी मोस्ट आईएमपी। यदि किसी एक का चयन कर रहे हो कि कोई एक अगर आपने इनमें से किया है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, तो स्लैश का प्रयोग करोगे। लेकिन कोई एक का नहीं, आप काय का कर रहे हो, जब सब कॉमन हो, आपने सब कुछ किया हो, तो याद रखना मैम, काय का प्रयोग करोगे आप यहाँ पर, काय का प्रयोग करोगे, अर्धविराम का। बात समझ में आ रही है? पक्की बात बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान से याद रखना, बहुत ध्यान से। आ चुका है ये एमपीपीएससी में। तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग आपको समझ में आया? या फिर अगर अंग्रेजी में मत लिखना इसको, तो लिख देना हिंदी में, बीई, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एम टेक, फिर उसके बाद यहाँ पर, इसको मत लिखना अंग्रेजी में भैया, क्या पता कोई बैठा है नंबर काट दे, एम टेक, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर एम ए, हिंदी में लिखने में लग रहा है, ठीक है, फिर बाद यहाँ पर पीएचडी, मतलब अंग्रेजी की चीजों को हिंदी में लिख दो, ऐसा बोल रही हूँ। ठीक है बेटा, गॉट इट। चलिए, अब उसके बाद में अगला साइन लिखना। हमने अर्धविराम के प्रयोग देखे, एक प्रयोग आपको पता ही होगा अर्धविराम का, कि जब आप पूर्ण विराम से कम समय के लिए लिखते हैं और अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकते हैं, तो वहां पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो तो आपको पता है। उसकी 2 सिचुएशन पता चली, जिसमें से ये उपाधियों वाली सिचुएशन बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, उपाधियों का तात्पर्य यहाँ पर केवल एजुकेशनल डिग्रियां से नहीं,
आप इसके अलावा जैसे कोई है जिसने भारत रत्न भी मिला हुआ है, जिसको यहाँ पर पद्म मिला हुआ है, पद्म भूषण भी मिला हुआ है, उनको भी लिखने के लिए आप इसी का प्रयोग करेंगे। समझ में आई बात? अगर सब एक साथ मिली, इनमें से कोई एक ना है, तो फिर स्लैश का प्रयोग होगा, है ना? तिर्यक चिन्ह, एक और चिन्ह लिखो तो यहाँ पर, ये छूट गया था। यहाँ पर एक और चिन्ह लिख लो। अरे! 24वें नंबर का चिन्ह लिखें, तिर्यक चिन्ह। सारे चिन्ह हो जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? चलिए, अगला साइन चलते हैं, अल्प विराम का चिन्ह। अगला लिखें अल्प विराम। विराम चिन्ह कैसा दिखता है अल्प विराम का चिन्ह? तो ध्यान से देखिए, अगर मैं अल्प विराम चिन्ह की बात करूं, ये आपको पता ही होगा तरीके का दिखता है अल्प विराम का। क्या उपयोगिता है? तो पहली परिभाषा लिख लें। परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग करा जाता है पूर्ण विराम से या अर्ध विराम से। अर्ध विराम से, अर्ध विराम से कम समय रुकने से भी, कम समय, कम समय रुकने हेतु, रुकने का प्रयोग किया जाता है। अगर आप देखें तो अल्प विराम के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो क्या क्या इसकी उपयोगिता होगी? तो इसकी 5-6 उपयोगिता हम लिखेंगे, बाकी तो फिर आप अपने मन से भी चाहें तो सकते हैं। इसकी उपयोगिता बहुत सारी है, बहुत सारी है। तो पहला हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जब एक ही प्रकार के, अगर आप देखें, शब्दों को लिखना है या एक ही प्रकार के कई शब्दों को आपको लिखना है, ठीक? जब जब एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के कई शब्दों को लिखना, कई शब्दों को लिखने, एक ही प्रकार के कई शब्दों को लिखने में मतलब, जैसे उदाहरण के लिए यदि आप देखें, उदाहरण के लिए यदि आप देखें, मैंने यहाँ पर लिखा राम, श्याम, या फिर ऐसा लिख देते, ठीक है? आम, अंगूर, केला, पपीता और तरबूज, और तरबूज, तरबूज तेरे, तेरे पसंदीदा फल है। अब ध्यान से देखो, मैंने 2-2 मिनट का 1 सेकंड से भी कम टाइम लिया। आम, अंगूर, केला, पपीता, तरबूज, है ना? तो हम यहाँ पर क्या हुए, अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुके हैं, अर्थात एक ही प्रकार के कई शब्दों, तो ये एक ही प्रकार के कई सारे शब्द आए। इन शब्दों को बाइफरगेट करने के लिए आपने कौन से साइन का प्रयोग किया? यहाँ पर अल्प विराम के चिन्ह का प्रयोग किया। पहली सिचुएशन क्लियर समझ में आई क्या? ठीक है, पहली सिचुएशन मुझे लगता है समझ में आई होगी। दूसरी सिचुएशन हम यही लिखेंगे जो हमने अर्ध विराम में देखी थी, लेकिन यहाँ पर हम थोड़े से कम समय के लिए रुकेंगे अर्ध विराम से, तो इसका भी प्रयोग होता है। क्या, कैसे प्रयोग होता है? लेकिन, लेकिन, किंतु, किंतु, परंतु, परंतु, ठीक है, इसलिए, आदि से, आदि के पहले, आदि के पहले, ठीक है? आप जब कम समय के लिए रुकते हैं तब भी इसका प्रयोग होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि आज मैं बहुत थका हूं, विश्राम करूंगा। क्या कहा? आज मैं, आज मैं उज्जैन जा रहा हूं, जा रही हूं, रही हूं, इसीलिए, अब यहाँ पर देखो थोड़ी सी देर के लिए, इसीलिए आज, इसीलिए कक्षा नहीं होगी, नहीं होगी।
तो मैंने काय का प्रयोग करा, इसीलिए का प्रयोग करा और यहाँ पर मैं कम समय के लिए रुक। तो जब यहाँ पर भी आश्रित वाक्य आता है, आप इसे कह सकते हैं, तब भी काय का प्रयोग होता है, यहाँ पर कॉमा का प्रयोग होता है, या जिसे आप बोलते हैं अर्धविराम का प्रयोग होता है। दूसरी सिचुएशन क्लियर है बेटा? पक्की बात क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, तीसरा प्रयोग यहाँ पर देखिएगा इसका। तीसरा प्रयोग देखिएगा इसका कि जब आप देखते हैं, आप शब्द युग्मों को लिखते हैं। शब्द युग्म मैं आपको बता चुकी। ठीक है, शब्द युग्म मतलब शब्दों के जोड़े जब आ रहे हैं, जैसे अगर आप देख रहे हो शब्दों के जोड़े में अगर मैं बोलूं तो कैसे शब्दों के जोड़े, जैसे मैं यहाँ पर बोल रही हूँ पाप और पुण्य, तो आप इस तरीके से भी शब्दों के जोड़े को लिख सकते हैं। ठीक है, सच झूठ, सच झूठ। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो क्या, दिन रात या रात आदि। ठीक है, तो जब आप शब्दों के जोड़ों को लिखते हैं तो उस दौरान भी कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, या शब्द युग्मों को लिख आपके अल्प विराम के चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, चौथी सिचुएशन जो आपको लेटर राइटिंग में याद रखनी है, कौन सी देखिएगा। इसको कहते हैं हम संबोधन में। संबोधन में कैसे, संबोधन में यहाँ पर देखिएगा, आप जब बोलते हो ना कि परम पूजनीय, उदाहरण लिखो यहाँ पर, उदाहरण के लिए परम पूजनीय, परम ठीक है, तो आपने यहाँ कॉमा लगाया, या फिर आप लिखते हो महोदय। ठीक है, आप जब भी किसी भी प्रकार का संबोधन लेटर राइटिंग में करते हैं, तो लेटर राइटिंग में इसके नंबर कटते हैं, याद रखना, जहां पर संबोधन किया जाता है, जहां पर आधार सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद क्या लगता है, कॉमा लगता है। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? पक्की बात। ठीक है, पांचवा प्रयोग यहाँ पर देखिएगा, जब आप अंकों को लिखते हैं, अंकों को लिखने, अंकों को लिखने, कैसे अंकों को लिखने, जब कभी भी आप एक अंकों को लिखते हैं, जैसे उदाहरण के यहाँ पर मैं बात करूँ, उदाहरण के लिए जैसे मैं 2, 4, 5, 6 ऐसा, तो यहाँ पर जब आप अंकों को लिखते हैं तो अंकों को सेपरेट करने के लिए भी, ठीक है, आप किसका प्रयोग लिख करते हैं, यहाँ पर उदाहरण में प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्या पूछ रहे हो बेटा? करुणा, ये पहले आएगा या बाद में? कौन सा बेटा? परम पूजनीय, सही है ना? परम पूज, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसके बाद में आएगा कॉमा, उसके बाद में आएगा। यही पूछ रहे थे करुणा? एक बारी क्लियर करें करुणा, यही पूछ रहे हो? क्या पहले आएगा, एक बारी क्लियर कर लें करुणा, कोई डाउट है आपको? चलिए, हाँ पूछ, हाँ वेरी गुड, ये पूजनीय के बाद में आएगा, महोदय के बाद में आएगा, जैसे आप लिखते हो ना सेवा में, फिर सेवा में के बाद में आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से श्रीमान ऐसा लिखते हो, प्रधानाचार्य, तो उसके बाद में आएगा। ठीक है, क्लियर? बाद में आएगा, पहले नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इनको सेपरेट करा है इसीलिए लिखा है। ठीक है, चलिए, और इसके बाद में अंकों को लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया, पत्र में हो गया, शब्द युग्म में हो गया, वाक्यांश को जोड़ने में हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप देखें तो कई बार तारीखों को लिखने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तारीख लिखने के लिए भी प्रयोग में लाते हैं, तो इसके अलावा आप बाकी के जो आएंगे वो इन्हीं पे डिपेंडेंट है। तो हमने 5 जो है अलग अलग अल्प विराम चिन्ह की क्या पढ़ी, उपयोगिता पढ़ी। अब आपको इसकी कंडीशन बना के बोल दे देगा, इस शब्द युग्म लिखे और शब्द युग्म की कंडीशन बनाने के बाद में बोल दिया इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा बताओ, फिर उसके बाद में उसने अलग कोई साइन दे दिया और उसको बोला कि इसमें चिन्ह लगा के बताओ। तो इसीलिए हमको चिन्ह को डिटेल में पढ़ना है
है ना? अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे होंगे आपने, तो उसमें यही सिचुएशन बनाता है, आपको उदाहरण लिख कर देता है और उदाहरण लिखने के बाद में बोलता है कि इसमें सही चिन्ह का प्रयोग करके बताओ, और उदाहरण में ये कंडीशंस रहती हैं, है ना? इसीलिए ये कंडीशन ध्यान से याद रखना है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े अगले चिन्ह के लिए। ओके करुणा, चलिए। अगला चिन्ह यहाँ पर बिल्कुल इजी 2-3 चिन्ह देख लेते हैं, है ना? या पहला चिन्ह देख लेते हैं, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, लाघव मतलब क्या होता है? लाघव जो है वास्तव में गौरव का विलोम शब्द है। लाघव मतलब होता है लघु या छोटा। क्या होता है लाघव का मतलब? लघु या छोटा। तो इसका चिन्ह कैसा दिखता है? ध्यान से देखिए, कैसा दिखता है? इस तरीके के। अब देखो, आपने ये बिंदी अलग अलग पढ़ ली। एक बिंदी मैंने आपको बताया है, जब शब्द के ऊपर लग जाए कोई बिंदी तो उसे क्या कहते हैं? बार। जब शब्द के नीचे लग जाए कोई बिंदी तो उसे क्या कहते हैं? नुक्ता। और जब शब्द के बगल में लग जाएगी बिंदी तो उसे क्या कहोगे? लाघव। है यही बिंदी भैया, और ये है यही बिंदी। एक बार ऊपर लग गई, एक बार नीचे लग गई, एक बार बगल में लग गई, तो अलग अलग चिन्ह बन गए, है ना? याद रखना बेटा, ये बिंदी का प्रयोग बड़ा खतरनाक है। तो 3 अलग अलग साइन मैंने बताए। तो अब ये तीसरा है लाघव। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? याद रखना, जब कभी भी आपको शब्द विशेष को क्या करना हो, शब्द विशेष का लघुकरण करना। शब्द विशेष के लघुकरण में। ऐसे शब्द विशेष के लघुकरण में तो ध्यान से देखो, कुछ यूनिवर्सल शब्द होते हैं जिनका हर जगह मीनिंग जो होता है एक ही निकालोगे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर समझो, यहाँ पर आप कई बार किसी भी साइन को अपने समय की किसी शब्द को अपने समय की बचत के लिए ऐसे लिख देते हो, ऐसा बना के लिखते हो, म बनाकर 0, प्र बनाकर 0, या फिर यहाँ पर डॉक्टर के बाद में, या फिर यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति, है ना? तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आप इनका प्रयोग करते हो कब? जब आपको ये पता होता है कि किसी शब्द विशेष को लघुकरण कर, है ना? अगर आपने यहाँ पर मद माँ बनाकर 0, प्र बनाकर तो लिखा है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मन्ना यहाँ पर क्या हो गया? प्रदीप। ये है क्या इसका मीनिंग? नहीं। आप सबको पता है कि अगर मैंने माँ बनाकर 0, प्र बनाकर 0 लिया क्या होगा? मध्य प्रदेश। यहाँ पर डॉक्टर इसका मीनिंग होगा। तो जो यूनिवर्सल शब्द होते हैं, हम बार-बार उनका प्रयोग करते हैं लघुकरण में या उसको छोटा करने में। ये बात समझ गई? वो विशेष शब्द होते हैं, स्पेसिफिक शब्द होते हैं, जिससे आपके समय की बचत होती है, आपके स्पेस की भी क्या हो जाती है? बचत हो जाती है। बात समझ में आई? तो लाघव चिन्ह उस चिन्ह को कहा जाता है जब आपका उसका प्रयोग किसी शब्द विशेष के काय में करते हैं, लघुकरण में करते हैं। इतनी बात समझ में आई बेटा? तो लाघव चिन्ह का प्रयोग बस इतना ही है, शब्द विशेष के लघुकरण में। इतना क्लियर है लाघव चिन्ह? अगले चिन्ह का प्रयोग देखिएगा। अगला चिन्ह है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। बिल्कुल इजी प्रश्नवाचक। 2-3 इजी कर, ज्यादा चिन्ह हो जाएंगे। इसमें तो आप, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अगर देखो तरीके से किया जाता है, इसका साइन तो ऐसा बन गया, ठीक है? परिभाषा अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या परिभाषा होगी? प्रश्न पूछने में, काय के लिए की जाती है? प्रश्न पूछने, प्रश्न पूछने का, बोध कराने हेतु, बोध कराने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, बिल्कुल इजी है इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है? या फिर तुम कहाँ रहते हो? कहाँ
हो। तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि जो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग आप वाक्यों में करते हो, वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन कभी कभी ये जो चिन्ह है, अगर आप देखें तो बिना क्या, क्यों, कैसे के जगह भी प्रयोग में लाया जा सकता है। तो आप समझ जाइएगा, अगर ये चिन्ह प्रयोग में ला रहे हैं मतलब वो सामने वाला प्रश्न कर रहा है। इसके अलावा कुछ भी, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है ना। अगला चिन्ह जो आ रहा है वो देखिएगा। अगला चिन्ह है अंश पद या फिर व्युत्पादक पद। व्युत्पादक का चिन्ह, पादक चिन्ह। अगर व्युत्पादक को देखो का मीनिंग क्या निकलेगा, वी धन उत्पादक। ठीक है, परिभाषा देखते हैं। उत्पादक चिन्ह में अगर आप देखो कौन सा निकलेगा, वी धन उत्पादक। अगर इसको ध्यान से देखो, अर्थात किसी शब्द की उत्पत्ति बताने में, क्या बोला मैंने, किसी किसी शब्द की उत्पत्ति दर्शाने में, उत्पत्ति दर्शाने में कि कोई शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है, मतलब उसके उत्पत्ति का क्रम दर्शाने के लिए आप व्युत्पादक चिन्ह का प्रयोग करते हो। जैसे इसको फिर उदाहरण से समझिए, कैसे उत्पत्ति का क्रम। जैसे सबसे पहले भाषा बनी कौन सी, संस्कृत बनी। संस्कृत से उत्पत्ति हुई, संस्कृत उत्पत्ति की पाली की। पाली से उत्पत्ति किसकी हुई, प्राकृत की, पाली की। पाली से उत्पत्ति किसकी, प्राकृत की। प्राकृत से उत्पत्ति किसकी हुई, अपभ्रंश की। अपभ्रंश से किसकी, अवहट्ट, सॉरी, अवहट्ट की। ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी हिंदी की हुई। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्पत्ति का क्रम जब प्रदर्शित किया जा रहा है तो वहां पर आप कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, व्युत्पादक, क्योंकि इसका नाम ही में जुड़ा, वी धन उत्पादक, मतलब कौन किससे उत्पन्न हो रहा है ये बताना। ठीक है, अब उसके बाद जैसे दूसरा ये आया हुआ है कि पितृ से क्या बना, पितर, पितर से बना क्या, फिदर, और फिदर से फिर बना क्या, फादर। नमस्ते लंदन मूवी देखी होगी, नमस्ते लंदन मूवी में वही बोलता है कि यार हमने पितृ दिया तो तुमने पितृ से क्या बना दिया, पिता बना दिया, और पिता से फिर फादर बना। हमने भ्रात शब्द दिया तो तुमने ब्रदर बनाया, हमने मात्र शब्द दिया तो तुमने मदर बनाया। तो यहाँ पर कई लोग जो उत्पत्ति का क्रम बताते हैं वो वही बताते हैं कि संस्कृत से वास्तव में अंग्रेजी के कई सारे शब्द बने, लेकिन यह है कि हमको संस्कृत आती नहीं, अंग्रेजी ज्यादा अच्छे से। खैर चलिए कोई बात नहीं। तो सिंपल जब उत्पत्ति का क्रम बताया जाता है तब वहां पर कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो व्युत्पादक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जरूरी नहीं है आप इसमें ये और लिखेंगे, इसके अलावा कई और चिन्ह का प्रयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज के लिए इतने ही चिन्ह। ठीक है, कल हम और भी चिन्ह करेंगे, कोशिश करेंगे कि कल हमारे पूरे पूरे जो चिन्ह हम उनको कंप्लीट करें। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है तो बताएं। और इन चिन्हों का प्रयोग अब आपको हिंदी में जब आप लिखते हैं तब करना है। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है कहानी? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ, किसी को भी कोई भी प्रकार का डाउट? क्लियर है? ओके करुणा, समझ में आ रहा है? ओके अभिषेक, हिंदी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मजा आ रहा है? यस क्लियर, मजा आ रही है हिंदी में? साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चल रहे हो कि नहीं बनाते चल रहे हो, ये भी तो बताओ। शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं साथ में बेटा? आंसर राइटिंग कर रहे हो? वेरी गुड। चलिएगा, मिलते हैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास आपकी होगी, उसको देखिए और शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ में पढ़ते चलिए, साथ साथ में जो प्रश्न मैं दे रही हूँ उनकी आंसर राइटिंग करते चलिए, और टेलीग्राम पर उसकी आंसर को भेजना भी है आपको। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। गुड डे, बाय बाय।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आ जाइए जल्दी-जल्दी से लाइव। सभी को गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आ जाइए जल्दी से लाइव। गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास को करते हैं अब स्टार्ट। आ जाइए जल्दी से लाइव। मॉर्निंग राहुल जी, गुड मॉर्निंग। आ जाइए लाइव, जल्दी आ जाइए लाइव सभी कोई। कल की क्लास में विराम चिन्ह पढ़े थे और मैंने आपको कहा भी था कि ये जो विराम चिन्ह है वो एज एन 3 मार्कर तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, जैसे कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपने देख लिया होगा। इसके अलावा ये जो विराम चिन्ह है आपको यहाँ पर 2-2 नंबर में भी आ सकते हैं। कई बार ये चिन्ह आपको पूछ लेता है, कई बार ये आपको विराम चिन्ह में डेफिनेशन पूछ लेता है ना? और तीसरी सिचुएशन ये बनाता है कि विराम चिन्ह में आपको वो सिचुएशन देता है। कैसी सिचुएशन देता है? आपको सेंटेंस लिखता है और बोलता है कि इस सेंटेंस में आप सही विराम चिन्ह लगाकर क्या करिए? प्रदर्शित करिए। तो इस प्रकार से वो सारी चीजें क्या करता है? आपको पूछता है प्रश्न में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। जल्दी से आ जाएं लाइव और भी लोग, जल्दी-जल्दी से। अगले चिन्ह के साथ हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। वो चिन्ह है विस्मयादि बोधक का चिन्ह। इजी सा। अगला चिन्ह कौन सा है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का चिन्ह। अब ये चिन्ह क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। हम कोई भी विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं तो उस विराम चिन्ह में हम सबसे पहले तो क्या करते हैं? उसका चिन्ह क्या होगा ये देखते हैं। इसका चिन्ह क्या होगा? विस्मयादि बोधक का चिन्ह पहले पॉइंट में यही लिखना है कि इस तरीके का होता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह इस तरीके का दिखाई देता है, मतलब इसे आप अंग्रेजी में एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ऊपर से थोड़ा मोटा और नीचे से पतला, है ना? तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग किन-किन परिस्थितियों में किया जाता है? चिन्ह तो हो गया, उसके बाद देखते हैं परिस्थितियों में होता है या प्रयोग आप इसका देखेंगे। तो पहला प्रयोग अगर आप देखें, पहला प्रयोग, तो सबसे पहले तो जब कभी भी आप अपने मनोगत भावों को प्रदर्शित करते हैं, मनोगत भावों को प्रदर्शित करते हैं अर्थात मनोगत भाव। मनोगत भाव का तात्पर्य क्या होता है? जैसे आपको आश्चर्य हो रहा है, आपको प्रदर्शित करना है, आपको घृणा प्रदर्शित करना है, ठीक है? आदि जो मनोगत आपके भाव होते हैं, उस भाव को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और आपने कई बार देखा भी होगा। उदाहरण से समझें, कैसे? जैसे आप बोल रहे हो, ये प्रश्न आया हुआ है विस्मयादि बोधक का, अरे क्या बात कर रहे हो? क्या बात बोल दी? अरे क्या बात है? तो आपने देखा अरे, ये जो अरे है वो आपके विस्मय को प्रदर्शित कर रहा है, आश्चर्य को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने फिर बोला यहाँ पर, ओहो कितना निखरा रूप है। ओहो कितना निखरा रूप है, कितना निखरा रूप है ना? या कितनी सुंदर बात है। तो आपने देखा आहा, ओहो, वाह, है ना? या फिर आपने आदि जो ये शब्द होते हैं उनके बाद में विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगता है। अब ये तो आप अच्छे से जानते हैं, वाह, ओहो, अरे, इस तरीके के चिन्ह, है ना? इसके बाद में जो लगता है। लेकिन इसके अलावा अच्छा देखिए, एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण बता रही हूँ। जैसे मैं आपको कहीं पर यहाँ पर अपने भंवरकुआ ब्रिज में गाड़ी चलाते दिख गई। कौन सी वाली गाड़ी चलाते? हायाबुसा चला रही है मैडम, सपोज करो, है ना? और आपने देखा और अपने दोस्त को बताया, तेरे को पता है आज ना मैडम हायाबुसा चला रही थी। तो आपका दोस्त क्या बोलेगा? क्या? क्या बोलेगा वो? क्या? ऐसा, है ना? तो कई बारी ओह, अरे, वाह, आहा ऐसे शब्द का प्रयोग ना करते हुए आप जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उससे भी अपना आश्चर्य या शोक क्या करते हैं, या घृणा या फिर हर्ष को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो आपको आश्चर्य हुआ ना कि और मैडम बता जाकर वो स्टंट कर रही थी ब्रिज पे, तो आप बोलोगे क्या? क्या बात कर रहा है यार तू? ऐसा तो आपको क्या हुआ? आश्चर्य हुआ ना? तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या, है ना? क्या जो है वास्तव में प्रश्नवाचक है, लेकिन उसके साथ साथ ये आपको आश्चर्य भी क्या कर रहा है? गुड मॉर्निंग अंजलि जी, आश्चर्य भी प्रदर्शित कर रहा है। क्या सच में ऐसा हुआ?
सच में ऐसा किया या ऐसा हुआ? तो आपने देखा जब कभी भी आप अगर देखें तो आश्चर्य, शोक, घृणा आदि ऐसे चिन्हों को आप क्या करते हैं, प्रयोग में लाने के लिए या ऐसे भावों को प्रदर्शित करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो इजीली आपको पता है। दूसरा एक और इसका प्रकार होता है अतिशयता को। कैसे अतिशयता को, इसके लिए ध्यान देना, ये आपको नहीं पता। अतिशयता, ठीक है। एक तो क्या हुआ, मनोगत भावों को प्रदर्शित करने के लिए, दूसरा यहाँ पर क्या हुआ, अतिशयता को प्रदर्शित करने के लिए। तो अतिशयता कैसे प्रदर्शित होती है, ध्यान दीजिए। जब आपको कोई चीज बहुत ज्यादा क्या कर रही है, यहाँ पर अगर आप देखें, बहुत ज्यादा आप वहां पर विस्मय क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, अतिशयता उसे कहा जाता है। बहुत ज्यादा विस्मय प्रकट कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ पर देखूं, उदाहरण से समझो कैसे अतिशयता। अतिशयता के लिए अगर आप देखो तो आपने यहाँ पर बोला अरे, अरे वह मारा गया, मारा गया, ठीक है। तो आपको आश्चर्य, अरे वह मारा गया, तो आपने यहाँ पर एक बार क्या करा, अपना आश्चर्य प्रदर्शित करा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर शोक प्रदर्शित होगा, तो शोक के बाद में डबल यहाँ पर आपने क्या करा, अतिशयता प्रकटित करी, मतलब आप बहुत ज्यादा विलाप में हो, ठीक है। और उसके बाद में जब आपको महाशोक प्रदर्शित करना है कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्या हो गया, वो मारा गया तो शोक हुआ, तो आपने 3 बार विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करा। तो याद रखना, अगर कभी ऐसा आ जाए तो ये आपको नहीं दिखेगा कहीं पर भी, ये तो आपको पता है। लेकिन जब आपको अतिशयता प्रदर्शित करनी हो, अर्थात बहुत ज्यादा आप एक्सट्रीम शोक, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हर्ष, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने मनोगत भावों का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये नॉर्मल कंडीशन थी, अरे वो मारा गया, है ना। तो फिर एक एक्सक्लेमेशन, शोक की भावना, बहुत ज्यादा शोक हो रहा है। अब आप देखो, ये चीज अगर सामने है ना तो आप इजीली बता सकते हो, लेकिन लिखने में कैसे बताओगे कि यार उसको बहुत ज्यादा शोक था, पता है उसकी जो अवस्था थी मरणासन्न हो गई। तो आप बताओगे इस एक्सक्लेमेशन चिन्ह की मदद से कि डबल लगा है, अर्थात बहुत ज्यादा शोक, महाशोक, ट्रिपल लगा है। तो इस प्रकार डबल और ट्रिपल चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है विस्मयादि बोधक में। तो 2 कंडीशन बनी, ये कंडीशन आपको पता ही है। सेकंड कंडीशन है अतिशयता, जब बहुत ज्यादा किसी मनोगत भावों की क्या हो जाए, अतिशयता हो जाए। कितना क्लियर है, तो थम्स अप दिखाओ जल्दी से, कितना क्लियर है दोनों चीज, जल्दी जल्दी बताएं। तो अगले चिन्ह की ओर चलते हैं। आज कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे विराम चिन्ह हो जाए। क्लियर है इतना, क्लियर, यस और नो? अगले चिन्ह की ओर चले, अगले चिन्ह की ओर चले। ओके ठीक है राहुल, ठीक है। अगला चिन्ह यहाँ पर आप पढ़ें, ये याद रखना, ठीक है। विस्मयादि बोधक में आ गया आप क्या, 2 कंडीशन। अब उसके बाद उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, ध्यान से देख। उद्धरण मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी विषय वस्तु को क्या करें, उद्धारित करके लिखें, उसे उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। अब ये उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। उद्धरित करने के लिए किसी 2 प्रकार से ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और ये चिन्ह आपको डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है ना। तो सबसे पहला जो है इकहरा उद्धरण चिन्ह, इसको गलत मत लिखना, इकहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है। और यहाँ पर है ये दोहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये कैसा होता है, ध्यान से देखो, ये एमपीपीएससी का फेवरेट चिन्ह में से है। हालांकि जितने चिन्ह पढ़ा रही हूँ उसमें स्टार्टिंग के जो चिन्ह ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एज कंपेयर टू लास्ट के, लेकिन आपको सभी चिन्ह पढ़ना है। इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, याद रखो, जब आपको सिंगल वर्ड लिखना हो, या फिर बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि जब आपको किसी पुस्तक, उपाधि, उपनाम, आदि को क्या करना हो, उद्धरित करके लिखना हो, आदि को लिखना हो।
आदि को कैसे लिखना हो तो ध्यान दो, जैसे आपने लिखा, या फिर उपनाम के बाद में नाम भी, ऐसे कीवर्ड्स जो रहते हैं उनको लिखना। उदाहरण के लिए समझिएगा, इसके चिन्ह कैसे होते हैं, पहले चिन्ह तो देख लो। इकहरा उद्धरण चिन्ह कैसा होता है, यहाँ पर देखो, ध्यान दो, यहाँ पर लगा देती हूँ उसका चिन्ह। इस तरीके से बनाया जाता है, ये 6 और ये 9, ठीक है, ये एकहरा उद्धरण चिन्ह है। और दोहरा उद्धरण चिन्ह कैसे बनाया जाएगा, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा को दोहरा उद्धरण चिन्ह कहा जाता है ना। अपन जल्दी जल्दी में इसको ऐसे तो लगा लेते हैं, बताती हूँ किस तरीके से, ये ऐसे ऐसे लगा लेते हैं, लेकिन जब साइन आ रहा है 3 नंबर में, जब 3 नंबर में चिन्ह आपसे पूछेगा तो चिन्ह मेक श्योर बहुत अच्छे से बनाना, अदरवाइज उसके नंबर कट जाएंगे, है ना। फिर बाद में भले ऐसे ही लगाना हो तो आप लगाने के लिए ऐसे ही जरूर बना सकते हैं उसको। तो अब ये दोहरा उद्धरण चिन्ह और एकहरा उद्धरण चिन्ह है क्या, उदाहरण से समझो। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पर लिख रहे हो, रुकिएगा 1 सेकेंड, तो प्रॉपर जम, चलिए। जैसे मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर आपसे क्या कहा कि किसी का उपनाम आ रहा है, कैसे उपनाम आ रहा है, जैसे आपने बोला राजा, राजा शिव प्रसाद, शिव प्रसाद। अब सितारे हिंद इनका क्या है, टाइटल है। तो सितारे हिंद लिखने के लिए आपने किसका प्रयोग करा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करा, ठीक है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद लिखने के लिए आपने किसका प्रयोग करा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करा। अगर उसी के अलावा मैं बोलूं यहाँ पर कि रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है। अब रामचरितमानस सिंगल वर्ड आ रहा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। किसी महाकाव्य का नाम है, काव्य का नाम है, उपाधि का नाम है, तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे, नहीं ये हाईलाइट नहीं होता बेटा अंजलि, उद्धरण मीन्स हाईलाइट नहीं, उद्धरण मीन्स हाईलाइट नहीं। हाईलाइट के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो हम अभी देखेंगे, है ना। उद्धरण मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को उद्धरित मतलब उभार कर बताना। नो डाउट सम काइंड ऑफ ये हाईलाइट होता है, लेकिन टोटल आप हाईलाइट नहीं बोलेंगे, है ना। उद्धरण मतलब इन्वर्टेड कॉमा, जो काम इन्वर्टेड कॉमा करेगा। तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है, एक महाकाव्य है। तो आपने सेंटेंस के बीच में सिंगल वर्ड, नाम, नाम, उपाधि, जैसे आपने लिखा भारत रत्न उपाधि है, तो उसको लिखने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा। फिर मैडम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देते थे हम सिंगल के लिए, वो गलत था, है ना। सिंगल बुक के लिए यहाँ पर, या फिर सिंगल ऐसे छोटे छोटे नाम उपनामों के लिए, जैसे आप लिख रहे हो महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, तो राष्ट्रपिता आएगा किसमें, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। आपने लिखा गोदान मुंशी प्रेमचंद की एक, मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है, तो गोदान किस में आएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। और आपको अब जब आप लिखेंगे ना, तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ रहा है दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, किसी किसी के कथन, कथन, वाक्य, वाक्य, ठीक है, श्लोक, श्लोक आदि को, आदि को, आदि को ज्यों का त्यों उद्धरित करने के, ज्यों का त्यों उद्धरित करने के लिए, अर्थात जब आपको पता है कि आप किसी भी चीज को क्या नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, या तो किसी के कहे गए किसी वाक्य को, जैसे उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर किसी ने कहा करो या मरो, करो या मरो किसका नारा है, महात्मा गांधी जी का, है ना। अब यूसुफ मेहर अली खां मत बोलना, महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी जी के इस वाक्य को आप चेंज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, उसको आपको एज इट इज लिखना है। तो जब आप किसी के भी कहे गए वाक्य को, किसी के कहे गए सुभाषितानी श्लोक को, किसी के कहे गई कोई पंक्ति को, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा उठो जागो और तब तक मत लिखो, जब रुको तब, जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।
या फिर अगर आपने देखा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो इस चीज को लिखने के लिए आप क्या करोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करो। बात समझ में आई? ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा बड़ी चीजों को लिखने के लिए, जैसे आप कई बारी परिभाषा लिखते हैं कि किसी ने ये परिभाषा दी और परिभाषा के बाद डैश लगाते हो, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो। तो जिस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते उस चीज के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा आता है, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल चीजों को लिखने के लिए। तो इतनी बात क्लियर है, ये समझ में आया? तो आगे बढ़े अगले चिन्ह की ओर, जल्दी बताएं। क्लियर है? बहुत सारे चिन्ह है बेटा। चलिए अगला चिन्ह लिखिए, योजक चिन्ह। अगला चिन्ह कौन सा? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का दूसरा नाम समास चिन्ह भी है, समास चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? समास चिन्ह। याद रखिएगा। ओके अंजलि, चलिए सबसे पहले तो इसका चिन्ह क्या है ये देखो। सबसे पहले तो अगर मैं चिन्ह की बात करूं, ये छोटा सा बीचों बीच में, ठीक है, 3 चिन्ह पढ़ना है एक साथ हमको। योजक ये दिखा, ठीक है, रेखांकन ये दिखा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर निर्देशन ये रहा। तो ये 3 चिन्ह ऐसे डैश डैश के साथ जाएंगे, एक साथ पढ़ेंगे हम इसको यहीं पर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी करते हैं कि कब हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करें। तो अगला हम पढ़ रहे हैं योजक चिन्ह, ठीक है, जिसको समास चिन्ह भी कहा जाता है। कब आप इसका प्रयोग करोगे? तो योजक चिन्ह की परिभाषा देखिए आप, अगर आप इसको देखें तो योजक चिन्ह का प्रयोग हम क्या करते हैं, तो शब्द युग्मों को, शब्द युग्म, युग्म को लिखने के लिए। अब 2 शब्द युग्म या फिर सिंपल लिखे, 2 क्यों आएगा, बस लिखो शब्द युग्म को लिखने, शब्द युग्म को लिखने हेतु, या फिर आप लिख सकते हैं इसे शब्दों का जोड़ा प्रदर्शित करने के लिए। शब्दों का जहां पर जोड़ा आता है उसे प्रदर्शित करने के लिए। जैसे कितनी कंडीशन बन जाएगी शब्दों का जोड़ा प्रदर्शित करने के लिए? तो पहला तो आप लिखेंगे विलोम शब्द के लिए। जैसे विलोम शब्द अगर आप देखो तो विलोम शब्द के लिए कैसे प्रदर्शित करोगे? तो सिंपल अगर आप देखो, जैसे शब्द का जोड़ा है विलोम शब्द रात दिन, रात दिन, ठीक है, या फिर आप बोल दोगे आना जाना, आना जाना। तो ये शब्दों का जोड़ा, मतलब विलोम शब्द को जब आप एक साथ लिखते हैं तब कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह ये जो बीच में लगा है ये कहलाता है। ठीक है, दूसरा अगर आप देखें जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है समास में, ठीक है, इसीलिए इसको समासिक चिन्ह भी कहा जाता है। सबसे पहले तो जैसे आपने यहाँ पर लिखा इतरेतर द्वंद्व समास में आप लिख रहे हो माता पिता, ठीक है, आप लिख रहे हो रात दिन, रात दिन, रात और दिन, ठीक है। अब यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप दूसरा लिख लीजिए। फिर विलोम भी है मैडम, नहीं ये विलोम जरूर दिख रहा है लेकिन इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है, जब अभी समास पढ़ाऊंगी तो वहां पर बताऊंगी। ठीक है, माता पिता आपने बता दिया, या फिर आप यहाँ पर दूसरा देखोगे ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठीक है, इसको लिखने के लिए। फिर उसके बाद में अगर आप देखो अगला, अगर आप देखोगे तो समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों को लिखने के लिए भी, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों को लिखने के लिए, अर्थात अगर आप देखो अगली कंडीशन भिन्नार्थक शब्द लिखने के लिए, जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हो क्या, उदाहरण के लिए आप लिख रहे हो आदि और यहाँ पर आप लिख रहे हो आदि, तब भी आपने इस चिन्ह का प्रयोग करा। आप यहाँ पर लिख रहे हो दारू, आप यहाँ पर लिख रहे हो दारू, तब भी आपने इस चिन्ह का प्रयोग किया। तो आप देख रहे हो कि इतने सारे जब भी शब्दों के जोड़े आते हैं। एक और देखें यहाँ पर, जब आप 2 क्रियाएं एक साथ लिखते हो इसे कहा जाता है संयुक्त क्रिया। क्या कहा जाता है? संयुक्त क्रिया। कैसे संयुक्त क्रिया? जब आप क्रिया पदों को साथ में लिखते हो, जैसे आपने लिखा खाना पीना, जैसे आपने लिखा आना जाना,
जैसे आपने लिखा हंसना, रोना आदि। तो जब आप संयुक्त क्रियाएं भी लिखते हैं तब भी किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिएगा, तुलनात्मक वाक्य में प्रयोग में। तुलनात्मक मतलब तुलनात्मक, तुलनात्मक बोले तो जैसे आपने बोला ना कि ये चांद सा रोशन चेहरा, तो आपने चांद सा, चांद और सा के बीच में आपने क्या करा है? योजक चिन्ह लगाया। तुलना कर रहे हो ना आप चांद की। या फिर आपने बोला चांदनी सी उसकी आंखें, या मृग सी उसकी आंखें, या मृग नैनी, तो चांदनी सी, तो सा, सी आदि ऐसे शब्द जो तुलना करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वहां पर भी आप किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या बेटा? है ना? सार्थक निरर्थक शब्दों के साथ भी आप योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये पूरी कंडीशन याद रखना बेटा। आपसे अगर कोई कंडीशन पूछ ले कि इस कंडीशन में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। निरर्थक शब्दों के लिए भी आप योजक चिन्ह का प्रयोग करते हो। निरर्थक शब्द के लिए कैसे योजक का प्रयोग करते हो? ध्यान दो, जैसे आप लिख रहे हो यहाँ पर चाय वाय, चाय वाय, पानी वानी, पानी वानी, कपड़े लत्ते आदि। तो निरर्थक चिन्ह के लिए भी, निरर्थक शब्दों के लिए भी किस चिन्ह का प्रयोग करते हो? आप योजक चिन्ह का प्रयोग करते हो। कौन से? इस तरीके से, जैसे यहाँ पर आप लिखोगे फूलों सा, फूलों सी मुस्कान, ये आया हुआ है। फूलों सी मतलब यहाँ पर इसने ऐसा लिख दिया था, देखो कैसा आया, फूलों सी मुस्कान में सही विराम चिन्ह का प्रयोग करके लिखिए। प्रश्न कैसा आया था, ध्यान से देखो। फूलों सी मुस्कान ऐसा लिखा हुआ था बिना किसी विराम चिन्ह का, तो आपको याद होना चाहिए कि आप इसके बीच में क्या लगाएंगे? योजक चिन्ह लगाएंगे, ना कि कॉमा। इतनी बात समझ में आई बेटा? पक्की बात? क्लियर है यहाँ तक कहानी? तो ये सारी सिचुएशन याद रखना योजक चिन्ह की। विलोम शब्द में, समास में, इतरेतर में, वैकल्पिक में और समाहार तीनों में, समुच्चारित भिन्नार्थक में, संयुक्त क्रिया में, तुलनात्मकता में और निरर्थक शब्दों में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चूंकि ये सारी चीजें समास में आती है, इसीलिए इसे समासिक चिन्ह भी कहा जाता है या समास चिन्ह भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा? पक्की बात? क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े, अगला चिन्ह देखिएगा, निर्देशन चिन्ह। अब निर्देशन चिन्ह देखिएगा कैसे लगता है। निर्देशन चिन्ह, अगला चिन्ह कौन सा है? निर्देशन का चिन्ह। अब ये निर्देशन चिन्ह कैसा होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर लगाओ उसका चिन्ह। निर्देशन चिन्ह कैसा बना होता है? ये, और यहाँ पर थोड़ा सा योजक चिन्ह, बड़ा डैश। योजक चिन्ह से थोड़ा सा क्या आएगा? बड़ा डैश आएगा। किन परिस्थितियों में, या फिर परिभाषा अगर हम देखें इसकी, तो क्या आता है? जब कभी भी आप निर्देशों को बताते हो, निर्देशों को मतलब जब आप यहाँ पर देखें, जब कभी भी निर्देशों को बताना हो। अब निर्देश क्या होते हैं? निर्देशों प्रदर्शित करने हेतु। अब कैसे निर्देश? तो इसकी दो सिचुएशन होती है। सबसे पहले तो अगर पहली परिस्थिति देखोगे, तो जब कभी भी संवाद हो रहे हैं, संवादों को प्रदर्शित करने के लिए, या फिर आप सिंपल निर्देशन चिन्ह की परिभाषा में इसकी एक ही परिस्थिति लिखें, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। संवादों को प्रदर्शित करने के, संवादों को प्रदर्शित करने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे संवाद? जैसे आपने लिखा होगा यहाँ पर राम, ठीक है। अब राम क्या बोलने वाले हैं, क्या संवाद करने वाले हैं, वो सामने आएगा, ठीक है। हे पुत्र, ठीक है यहाँ पर। तो फिर उसके बाद यहाँ पर लव कहते हैं, क्या? जी पिताश्री, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर पुश कहते हैं, आज्ञा दीजिए,
तो आपने देखा कि जब कभी भी दो या दो से अधिक लोगों के संवादों को प्रदर्शित किया जाता है, तो वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? निर्देशन चिन्ह। तो दो हुए बेटा। योजक चिन्ह देखना थोड़ा सा छोटा ऐसा बीच में लगता है, और निर्देशन चिन्ह, योजक चिन्ह थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा होता है, बीच में ही लगता है। ये जो लगा है ये निर्देशन चिन्ह है ना, याद रखना। निर्देशन चिन्ह क्लियर है? पक्की बात। तो बस निर्देशन चिन्ह में इतना ही याद रखना है कि जब कभी भी आप संवादों को प्रदर्शित करते हैं तो इसके लिए निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आपको जब भी संवाद लिखेंगे तो इसी तरीके से लिखना है। अब जो आप अंडरलाइन बोल रहे थे ना कि हाईलाइट करके लिखा जाता है, उसे कहा जाता है रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह से क्या कहा जाता है? रेखांकन चिन्ह। अब ये रेखांकन चिन्ह कैसा होता है, ध्यान से देखिए, है ना। सबसे पहले मैं इसका चिन्ह बना देती हूँ। चिन्ह अगर आप देखोगे रेखांकन का तो किस तरीके से होगा? अब ये बॉक्स बनाना है और बॉक्स के नीचे चिन्ह लगाना है, ये, है ना, ऊपर नहीं, नीचे, और थोड़ा सा योजक चिन्ह से और अपना निर्देशन चिन्ह से बड़ा चिन्ह लगाना है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब ये किस परिस्थिति में प्रयोग में लाया जाता है? तो जब आपको किसी विषय वस्तु को, किसी किसी विषय वस्तु अलग से प्रदर्शित करना हो, अलग प्रदर्शित करना हो, मतलब हाईलाइट करके आपको दिखाना हो, प्रदर्शित करना हो। हाईलाइट करके इन द सेंस कि जब कभी भी इस चिन्ह का प्रयोग आप सबसे ज्यादा मेंस की आंसर राइटिंग में करेंगे। कैसे मेंस की आंसर राइटिंग में करेंगे? जब 3 मार्कर के प्रश्न आ रहे हैं या फिर 7 मार्कर आ रहा है या 10 मार्कर आ रहा है, तो जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं, उन कीवर्ड्स के नीचे आप अंडरलाइन करते हो, वही अंडरलाइन इज कॉल्ड निर्देशन चिन्ह। वही अंडरलाइन निर्देशन सॉरी वही अंडरलाइन रेखांकन चिन्ह है। अंडरलाइन जो करते हो ना, इसका प्रयोग आपको अपनी मेंस के आंसर राइटिंग में करना है। जैसे आप उदाहरण से इसको समझिए, कब आप इसका प्रयोग करते हो? जैसे आप बताना चाह रहे हो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब आपने इसको अंडरलाइन करके बता दिया। तो आपने देखा, जब आपको किसी भी चीज को क्या करना है, उभार कर प्रदर्शित करना है या अलग प्रदर्शित करना है, तो उस दिए गए शब्द के नीचे आप क्या करते हैं? एक रेखा क्या कर देते हैं? अंकित कर देते हैं। वही चिन्ह आपका रेखांकन का चिन्ह कहलाता है। बिल्कुल इजी सा, इसके अलावा और कोई प्रयोग नहीं है। अगर आप और ज्यादा लिखो कि मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, तो मध्य प्रदेश के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आप बताना चाह रहे हो, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, तो आपने अंडरलाइन किसे करा? मध्य प्रदेश को, क्योंकि वो हाईलाइट करके आपको बताना है। तो वो वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग करेगा? रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करेगा, दैट मीन्स अंडरलाइन। तो तीनों आपके बॉक्स क्लियर हुए। सबसे पहले ये वाला योजक चिन्ह हुआ, ये वाला आपका अंडरलाइन वाला चिन्ह हुआ, और ये वाला आपका निर्देशन चिन्ह। तीनों एक जैसे ही है, लेकिन जब बॉक्स बनाओगे तो थोड़ा सा याद रखना कि किसको कैसे लिखना है, क्योंकि वहां पर नंबर कट सकते। इतनी बात क्लियर बेटा? तो आगे बढ़ूं? क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ूं? थम्स अप दिखाओ जल्दी, क्लियर है तो। अगला चिन्ह यहां पर विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, अब ये कैसा होता है? क्लियर है? वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड। अगला चिन्ह पढ़ते हैं, विवरण चिन्ह। ये किस तरीके से दिखता है? तो विवरण चिन्ह कुछ इस तरीके का दिखता है, ये, ठीक है, इस तरीके का आपका विवरण चिन्ह दिखाई देता है। अब इसका प्रयोग कब करोगे आप? तो ध्यान दीजिए, या परिभाषा या प्रयोग सिंपल, जब कभी भी आपको किसी विषय वस्तु का वर्णन करना हो, किसी विषय वस्तु का
विषय वस्तु का संपूर्ण वर्णन करना हो या संपूर्ण विवरण करना हो, संपूर्ण विवरण करना हो, विवरण करना हो, कब संपूर्ण विवरण किया जाता है? तो ध्यान से देखिए, जैसे आप यहाँ पर उदाहरण के लिए लिख रहे हैं, उदाहरण के लिए आप यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या बोला मैंने? जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि अ, संधि के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं जो जो निम्न है, जो निम्न है। अब क्या कर रहे हो आप? इसका विवरण कर रहे हो। तो ये जो चिन्ह लगा ये विवरण चिन्ह कहलाएगा और उसके बाद आप पूरा विवरण क्या कर रहे हो? स्टार्ट कर रहे हो। जैसे आपने बताया यहाँ पर स्वर संधि, यहाँ पर आपने बताया व्यंजन संधि, यहाँ पर आपने बताया विसर्ग संधि। तो आपने क्या कर दिया? संधि का विवरण कर दिया कि ये 3 प्रकार की होती है। तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा कि जब कभी भी आप क्या बता रहे हो, किसी भी चीज का विवरण कर रहे हो। इसके अलावा ऐसा एक और आ सकता है, जैसे आप निबंध लिख रहे हो और आप निबंध में साइड हेडिंग लिखते हैं। जैसे आप साइड हेडिंग बता रहे हो कि यह या फिर आप सिंपल लिख रहे हो, वर्णन करने जा रहे हो मालवा का पठार, मालवा का पठार का क्या कर रहे हो आप? वर्णन कर रहे हो। तो मालवा का पठार के बारे में जब आपको विवरण करना है, उसके बारे में जब आप विवरण करोगे तब कौन सा चिन्ह लगता है? यहाँ पर विवरण चिन्ह लगता है। इसके बारे में बता रहे हो कि यह मध्य प्रदेश के यहाँ पर पश्चिम में स्थित है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग है। तो आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हो? अब अंदर वर्णन करने जा रहे हो। तो याद रखना, डैश नहीं लगता है, इसके बाद क्या लगता है? विवरण चिन्ह लगता है। यहाँ पर भी हम ऐसे करके डैश लगा देते हैं, जो कि गड़बड़ है। डैश नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा? विवरण चिन्ह लगेगा। तो ये इसके 2 प्रयोग हैं विवरण चिन्ह। क्लियर है विवरण चिन्ह बेटा? है ना? अब छोटे छोटे से चिन्ह आ रहे हैं। रेखांकन हो गया। अगला चिन्ह लिखेंगे हंस पद या त्रुटि बोधक का चिन्ह। अगला चिन्ह कौन सा? हंस पद का चिन्ह, हंस पद चिन्ह, या फिर इसी को कहा जाता है त्रुटि बोधक चिन्ह, त्रुटि बोधक। अब ये कैसा होता है? ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो हम इसका चिन्ह देखते हैं। कैसा दिखता है इसका चिन्ह? यहाँ पर बॉक्स बनाया और उसके अंदर बकायदा चिन्ह लिख दिया। हंस के पैर के समान ये चिन्ह दिखता है, इस तरीके का हंस पद का चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब कभी भी त्रुटि पूर्वक कोई शब्द, वाक्यांश या फिर वाक्य क्या हो जाता है? छूट जाता है। कि आप लिखने जा रहे हो, कभी कभी लिख रहे हो और आपका गलती से कोई एक शब्द क्या हो जाता है? माइंड से स्किप हो जाता है ना? कि माइंड में तो चल जाता है लेकिन आप वहां लिख नहीं पाते। तो उस शब्द को लिखने के लिए आप इस तरीके का साइन लिखते हैं और जिधर ये साइन लगा है उधर ही वो बचा हुआ शब्द क्या कर देते हो? लिख देते हो। इसका प्रयोग क्या आएगा? प्रयोग या परिभाषा इसकी क्या होगी? परिभाषा क्या होगी इसकी? लेखन के दौरान, लेखन के दौरान त्रुटिपूर्वक, त्रुटिपूर्वक कोई वाक्यांश, शब्द, कोई शब्द, वाक्यांश, वाक्यांश छूटने पर, से लिखने से प्रदर्शित करने करने किस चिन्ह का प्रयोग लिखा जाता है? आपके हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आप लिख रहे हो मैं नागरिक हूं और आप भूल गए कहाँ का, तो आपने यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग करा और लिखा भारत का।
तो भारत लिखना जैसे आप भ्रमवश क्या हो गए, भूल गए, तो आपने यहाँ पर इसको लिख लिया। अच्छा बेटा, यूजुअली क्या होता है, कुछ लोग इसको ऐसा भी लगाते हैं और नीचे भी लिखते हैं, लेकिन ये इसका गलत प्रयोग है, याद रखिएगा। आपको ऐसा नहीं लिखना है। त्रुटि बोधक चिन्ह में हमेशा हम स्पेस जहां पर रहती है वहां पर लिख देते हैं, लेकिन ये यूजुअली ऊपर की तरफ लगाया जाता है, क्योंकि हंस का पैर ऐसा दिखाई देता है ना। तो इसी का प्रयोग करना है। बाकी आप अगर कोई भ्रमवश ये छूट जाता है कोई पर्टिकुलर शब्द, तो आप नीचे भी लिख सकते हो, है ना, लेकिन का प्रयोग ऊपर की तरफ होता है, हंस पद ऐसा लगता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा? अगला चिन्ह आ रहा है आपका लोप चिन्ह। अगला चिन्ह कौन सा है? लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का प्रयोग कैसा किया जाता है? तो सबसे पहले तो साइन देखते हैं इसका किस तरीके का होता है। कहीं किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछते चलिएगा। लोप चिन्ह कैसा दिखाई देता है? अरे यार, तो थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बनाते हैं, इस तरीके का कुछ दिखाई देता है ये, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तरीके का भी दिखाई देता है। ठीक है, अब इस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, ध्यान से देखो। क्या आपने कभी खालिस्तान भरो प्रश्न किया है? खालिस्तान भरो प्रश्न किया है आपने कई बारी, अगर आपने देखा होगा। तो ये चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी आपको कोई एक वाक्य से किसी शब्द को लोप करके लिखना हो, ठीक है, जब आपको क्या करके लिखना हो, शब्दों या वाक्यांशों का लोप करके लिखना, शब्दों या वाक्यांश का लोप करके लिखना, लोप करके क्या करना हो, लिखना हो, तो उसके लिए आप किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आप कैसे लिख के बताओगे, उदाहरण से इसको समझो। ठीक है, किस तरीके से लिख के बताओगे, तो ध्यान दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली है ना? नहीं है क्या? अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? अभी आ रही है? एक बारी बताइए, अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? अब आने लगी? ओके, इसकी बैटरी डाउन हो गई थी दूसरे वाले माइक की। अभी क्लियर होगी, मैंने माइक चेंज कर लिया है। यस, अब आ रही है आवाज? ओके, चलिए, ओके, ठीक है। अगला चिन्ह यहाँ पर लिखिएगा, पाद बिंदु। अगला चिन्ह कौन सा है? पाद बिंदु। इस चिन्ह का प्रयोग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, ये कैसा दिखता है? तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। बिंदी, सिंपल। पाद का मतलब होता है पैर, और पैर पर लगी हुई बिंदी क्या कहलाती है? पाद बिंदु कहलाती है। अब ये कैसा होता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जब कभी भी आप देखते हैं उर्दू के जो
वाक्य आते हैं, उर्दू के जो शब्द आते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या आएगी? पद पर, पद पर लगा बिंदु क्या कहलाता है? पाद बिंदु कहलाता है। अब ये कहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है? तो सबसे पहले अगर आप देखें तो उर्दू के शब्दों में, या फिर जिसको आप कहते हैं नुक्ता, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के लिए हिंदी में क, ख, ग, ठीक है, सॉरी, क, ख, ग, च, प और अ, इसके नीचे जो बिंदु लगता है वही बिंदु हमारे हिंदी में पाद बिंदु कहलाता है। इसके अलावा अगर आप देखो तो आगत वर्ण में भी ये पाद बिंदु हमको दिखाई देता है, जैसे ड और ढ। आगत की जगह इसे उत्क्षिप्त लिख दें तो ज्यादा अच्छा दिखे। उत्क्षिप्त व्यंजन में भी ये आपको दिखाई देगा। किस तरीके से दिखाई देगा? तो ड और ढ के रूप में। अगर मैं इसका उदाहरण लिखूं तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फजल, फ दल, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्या? गजल, ठीक है, गजल। या फिर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कुछ और, ठीक है। तो यहाँ अगर आप यहाँ पर देखें, मैं लिख रही हूँ सड़क, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पढ़ाई। इन सब के पद में जो बिंदु लगा है वही बिंदु वास्तव में क्या कहलाता है? पाद बिंदु कहलाता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो अगला आ रहा है, बिल्कुल इजी है इसलिए इस पे ज्यादा टाइम नहीं दिया। अगला आ रहा है पाद टिप्पण। पाद टिप्पण। अब पाद टिप्पण क्या होता है? ध्यान से देखिए, इस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? ध्यान से देखना बेटा, पाद टिप्पण का प्रयोग कब किया जाता है? जब कभी भी किसी दिए गए, किसी बोलना चाहिए रेफरेंस को आप प्रदर्शित कर रहे हो। रेफरेंस इन द सेंस कि जब कभी भी, जैसे ये पूरा आपने पेज लिखा, यहाँ पर देखो, जैसे आपने लूसेंट पढ़ी है, लूसेंट पढ़ा होगा तो लूसेंट पूरा एक यहाँ पर पेज लिखा हुआ चलता है ऐसा। और उसके बाद में यहाँ पर कहाँ से ये चीज ली गई है, उसके पद पर क्या लगा दी जाती है? ऐसा स्टार लगा दिया जाता है या वन। अच्छा पहले इसका साइन तो लिख लेते यार अपन। साइन कैसा बनेगा ध्यान दीजिए। जब कभी भी आपने लूसेंट या फिर इसकी बुकलेट पर देखा होगा, दो तीन तरीके से बनता है, एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार, ऐसे करके लगा रहता है। या फिर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जगह दूसरा, अगर आप देखो ये जगह और दूसरा साइन क्या होता है? 1 2 3 लिखा रहता है, 1 3 4 ऐसे करके लिखा रहता है। अब क्या लिखा रहता है ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने यहाँ पर कोई डेटा लिया, और डेटा लिया और उसके ऊपर 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया और 3 लिख दिया। तो पाद टिप्पण क्या होता है वास्तव में? जब कभी भी किसी पेज के पद पर कुछ टिप्पणी की जाती है, ये टिप्पणी क्या की जाती है? तो ध्यान से देखिएगा कि आपने ये अमुक जो जहां पर टिप्पणी लिखी है, ये चीज कहाँ से ली है, रेफरेंस कहाँ से है। जैसे उदाहरण के लिए आपने ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा लिया, तो आपने यहाँ पर एक नंबर बता दिया कि ये जो डेटा लिया गया है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से लिया गया है। दूसरा आपने बता दिया ये जो डेटा है वो एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी से लिया है। तीसरा आपने बता दिया कि ये भारत सरकार के यहाँ पर उद्योग मंत्रालय का डेटा है। तो आपने 3 रेफरेंसेस दे दिए और उस रेफरेंस को बताने के लिए जिस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया उसे कहा जाता है पाद टिप्पण। तो डिफरेंस याद रखना पाद बिंदु और पाद टिप्पण में, गड़बड़ मत करना। क्लियर है बेटा? पाद बिंदु और पाद टिप्पण। और इसको अब जब आप थीसिस में भी लिखते हैं, अंजलि वेरी गुड बेटा, थीसिस में भी लिखते हैं इसको, वेरी वेरी गुड। थीसिस में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम थीसिस के साथ साथ लूसेंट में आप इसको देखेंगे ना तो आपको इजीली दिख जाएगा, है ना। लूसेंट में कई बार ये दिखता है, ठीक है, गॉट इट। चलिए अगला, अगला यहाँ पर जो है चिन्ह आ रहा है पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह। अब ये पुनरुक्ति चिन्ह क्या होता है ध्यान से देखिए। पहले तो ये दिखेगा कैसे, देखो इसका चिन्ह कैसा होता है पुनरुक्ति का।
पुनरुक्ति चिन्ह दिखता कैसे है, तो ध्यान दीजिए इस तरीके से दिखिए। अच्छा ये बताओ कि कभी किराना लेने गए हो, किराना लेकर आए हो? किराना, पाद बिंदु यही बोलेंगे बेटा कि किसी दी गई विषय वस्तु, स्वाति बता रही हूँ उसको क्या बोलेंगे पाद टिप्पण को, किसी दी गई विषय वस्तु का संदर्भ प्रदर्शित करने के लिए क्या लिखेंगे, बता दे रही हूँ, किसी दी गई, किसी दी गई या किसी दिए गए, किसी दिए गए अवतरण का, अवतरण का संदर्भ प्रदर्शित करने हेतु, संदर्भ प्रदर्शित करने हेतु, अर्थात करने हेतु, अर्थात वह कहां से लिया गया है, अर्थात वह कहां से, कहां से लिया गया है, लिया गया है बताने हेतु। जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पाद टिप्पण कहा जाता है। ठीक है, उस चिन्ह को क्या कहा जाता है, पाद टिप्पण कहा जाता है। क्लियर स्वाति, क्लियर बेटा, तो थम्स अप बताओ जल्दी से, क्लियर है, क्लियर। मैं सोच रही हूँ क्लास रहते ही अभी हम आज इसको कंप्लीट ही कर दे पूरे चिन्ह को, बस 2 या 3 चिन्ह और बचे हैं। ठीक है, 2 या 3 चिन्ह और, नहीं 3 नहीं 4 चिन्ह और बचे हैं, तो आज हम इन चिन्हों को खत्म ही करेंगे अपना। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ जाएं। अगला चिन्ह आ रहा है पुनरुक्ति चिन्ह, है ना। पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, तो ध्यान दीजिए पुनरुक्ति चिन्ह की परिभाषा अगर हम जाएं तो दोहराव से बचने हेतु पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, दोहराव से, दोहराव से या पुनरावृत्ति से, पुनरावृत्ति से बचने हेतु या पुनरावृत्ति को प्रदर्शित करने हेतु भी आप बोल सकते हो, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अच्छा ये बताओ कभी किराना की लिस्ट बनाई है, अब तो डीमार्ट ईमार्ट आ गया तो आप तो बिल्कुल जाते हो और अपनी ट्रॉली उठाई और जो मन करता है उससे डीमार्ट से लेकर आ जाते हो। लेकिन पहले के जमाने में ये पापा लोग आज भी देखना किराने की लिस्ट बनाते हैं, और वही चीज होना चाहिए। कैसे लिस्ट बनाते हैं, ध्यान से देखो और उदाहरण लिखते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए एक लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना रही हूँ, यहाँ पर मैं किराने की लिस्ट बनाती हूँ। आप जरूरी नहीं है किराने की बनाओ, आप दूसरी भी लिस्ट बना, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिस्ट बना, यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, वस्तु, और यहाँ पर उसकी लिख रहे हैं मात्रा। तो जैसे देखना बड़ी सिस्टमैटिक बनती है ये लिस्ट। पापा लोग क्या करते हैं, इस लिस्ट को, इस लिस्ट में सबसे पहले जैसे शक्कर लेना है, तो शक्कर यूजुअली कितने किलो आती है, 10 किलो कि 5 किलो, तो 5 केजी आ रही है। अब उसके बाद में दाल भी 5 केजी चाहिए, तो दाल में 5 किलो ना लिखकर ऐसा लिख देते हैं। यूजुअली हम इसको ऐसा लिखते हैं, लेकिन ये इसका साइन नहीं होता, हम जल्दी जल्दी में ऐसा लिख देते हैं, लेकिन ये नहीं लगता, इसकी जगह ये लगता है। ठीक है, जैसे आप दाल हो गया, दाल के साथ में चावल भी कितने किलो चाहिए आपको, 5 किलो चाहिए, तो बार बार 5 किलो ना लिखकर आप इस चिन्ह का प्रयोग कर लें। अब उसके बाद आपको चाहिए चाय पत्ती, चाय पत्ती कितनी चाहिए, 250 ग्राम चाहिए, जैसे सपोज करो 250 ग्राम, तो अब 250 ग्राम वाली जो और क्वांटिटी, जैसे आपने लिख दिया जीरा, जीरा कितना चाहिए, फिर 250 ग्राम। तो जो चीज जिस क्वांटिटी की रहती है उसके पुनरावृत्ति या उसके दोहराव से बचने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पुनरुक्ति चिन्ह कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा, पक्की बात। तो पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोहराव से बचने के लिए, सिंपल, बिल्कुल इजी, है ना। बहुत सारे चिन्ह है, याद रखना। अगला आ रहा है समता, तुल्यता या बराबर का चिन्ह। अगला चिन्ह कौन सा है, समता, तुल्यता या फिर बराबर का चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग कैसा किया जाता है, ये ऐसा दिखता है, ये चिन्ह है बराबर का ऐसा। जब कभी भी आप किसी विषय वस्तु क्या करते हो, किसी विषय वस्तु में, विषय वस्तु
समानता, समानता या फिर बराबर का भाव प्रदर्शित करना हो, भाव प्रदर्शित करना हो। अब देखो, मैथ्स में आप जैसे लिखते हो 2 + 2 = 4, हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में अब हम मैथ्स तो कर नहीं रहे, उसकी जगह क्या आएगा, यहाँ पर हमारा भाव आएगा। की जगह यहाँ पर हमारा क्या आएगा, भाव आएगा। ये आपकी परिभाषा, आपका की जगह यहाँ पर क्या आएगा, भाव आएगा। किस तरीके से, जैसे आपको कोई पद को बताना है किसी को, जैसे नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी दोनों ही भारत के पावरफुल, पावरफुल को क्या कहेंगे, शक्तिशाली प्रधानमंत्री रहे, या नरेंद्र मोदी तो जो अभी भी हैं, तो आपने बताया दोनों भारत के प्रधानमंत्री, तो नरेंद्र मोदी इक्वल टू इंदिरा गांधी जी कर दिया आपने। किस किस रिस्पेक्ट में इन दोनों को बराबर रखा आपने, प्रधानमंत्री के रिस्पेक्ट में। तो जैसे आप यहाँ पर उदाहरण के लिए समझे, आप यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिखेंगे कि इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी बराबर नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख दिया दोनों बराबर हैं, किस रिस्पेक्ट में, प्रधानमंत्री के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दोनों ही क्या है, प्रधानमंत्री। यहाँ पर हमने भाव को बताया या फिर उनके पद के आधार पर लगाया। दूसरा, अगर आप देखें तो हम इसका प्रयोग यहाँ पर भी करते हैं संधि में। जैसे आपने प्लस का प्रयोग करा, महाधन इंद्र बराबर, इसी के बराबर यहाँ पर क्या आएगा, महेंद्र। तो जब कभी भी आप किसी चीज को बराबर प्रदर्शित कर रहे हो, तो जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा उसे काय का चिन्ह कहा जाएगा, बराबर। तो हम किसी भाव को बराबर प्रदर्शित कर सकते हैं, हम किसी शब्द को संधि कर रहे हैं तब भी हम उसको बराबर में प्रदर्शित कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा। अब इसी से एक और नया चिन्ह निकल के आ गया, योग चिन्ह। तो गणित में भी आप योग नहीं करते, हिंदी में भी करते योग चिन्ह। हिंदी में योग चिन्ह का प्रयोग केवल काय में किया जाता है, संधि में किया जाता है सबसे ज्यादा। योग चिन्ह कैसा दिखाई देगा, इस तरह, ठीक है। तो योग चिन्ह कैसा दिखाई देगा, तो सबसे पहले तो चिन्ह लिख देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर चिन्ह बना दे रहे हैं योग का। योग का चिन्ह अगर हम बनाए तो किस दिखेगा, ऐसा। परिभाषा कब आएगा, किसी दो शब्दों के योग में, किसी दो शब्द अथवा वर्णों के योग में, वर्णों के योग को प्रदर्शित करना, योग का प्रदर्शन। कैसे दो शब्दों या दो वर्णों का योग का प्रदर्शन होगा, तो सिंपल, संधि के लिए सबसे ज्यादा इसका प्रयोग लाया जाता है, संधि में सबसे ज्यादा। जैसे आपने बताया महाधन इंद्र, जैसे आपने बताया चंद्र धन उदय, तो ये आपका क्या हो गया, चंद्रोदय। तो ये जो साइन है आपका, ये किसका चिन्ह हो गया, प्लस का चिन्ह हो गया, ठीक है। दो चिन्ह आपके और बचे हैं जो हम अभी ही पढ़ लेंगे। यहाँ तक क्लियर है, तो थम्स अप दिखाओ। थोड़े से चिन्ह ज्यादा हैं और इजी हैं, इसीलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इसमें आपको चीजें बहुत अच्छे से याद रखना है और इन चिन्हों का प्रयोग अब आपको डेली लाइफ में करना है। क्लियर है, ओके स्वाति। चलिए, अगला चिन्ह यहाँ पर अपूर्ण विराम का चिन्ह। अगला चिन्ह कौन सा, अपूर्ण विराम, और ये चिन्ह भी आ चुका है, अपूर्ण विराम चिन्ह, और ये चिन्ह आ चुका है, याद रखिएगा। कहाँ आ चुका है, एमपीपीएससी में, और नकल थी और बच्चे छोड़कर आए थे और आधे बच्चे उसको अर्ध विराम करके आए थे। याद रखना, अपूर्ण विराम का चिन्ह इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अब ये अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग आप कब करोगे, तो आपने देखना आपके पेपर में आगे लिखी जा रही बात की ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए करा जाता है। तो सिंपल, इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा, ठीक है, इसके आगे लिखी जा रही बात की ओर, आगे लिखी
जा रही बात की ओर ध्यान आकर्षण कराने हेतु कैसे आगे लिखी जा रही, और ये शॉर्ट में ध्यान लिखा जाता है, याद रखना। शॉर्ट में कैसा लिखा जाता है, तो ध्यान दीजिए, आपके परीक्षा में एक इसका नकल दिया था, उदाहरण दिया था, लेकिन बच्चे तो भी इसको करके नहीं आए थे। जैसे हिंदी का पेपर कितने अंकों का होता है, तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसका पूर्णांक जो है वो कितना है, 200 है। अब आपने पूरी बात नहीं लिखी कि दिए गए प्रश्न पत्र का पूर्णांक 200 अंक है, उसकी जगह आपने अंक लिख दिया और 200 अंक लिख दिया। ठीक है, जैसे आपने बताया इसका समय कितना है, इसकी समय सीमा यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 2 घंटा या 2 घंटे है। तो आपने इस चीज की ओर क्या कराना चाहा, ध्यान आकर्षण करवाना चाहा और इसको शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया, ताकि सामने वाला व्यक्ति इस चीज को सबसे स्टार्टिंग में लिखे होने के कारण, इस तरीके से लिखे होने के कारण महत्वपूर्ण मुद्दे का इसे समझे और इसे ध्यान में रखे। तो इसके लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में आई। लास्ट चिन्ह है आपका समाप्ति सूचक चिन्ह। अंतिम चिन्ह कौन सा आ रहा है, समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह अंतिम कौन सा, समाप्ति सूचक। अब ध्यान देना, पूर्ण विराम और समाप्ति सूचक में अंतर क्या है। इस चिन्ह का आप या तो ऐसे 3 डॉट लगा दिए जाते हैं समाप्त होने के बाद में, या तो समाप्ति सूचक चिन्ह में इधर से भी विवरण खत्म और इधर से भी विवरण क्या होता है, खत्म। दोनों तरीके से अब वर्णन क्या होता है, खत्म होता है। तो 2 तरीके से समाप्ति सूचक लगाते हैं और हम डेली रोजमर्रा की लाइफ में इसको ऐसे ऐसे लगाते हैं। ये मत लगाना, हम ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं, नहीं तो हम ऐसे करके लगाते हैं। ये नहीं होता ये समाप्ति सूचक चिन्ह। जब पूरा पूरा अध्याय, गद्यांश या फिर पाठ या किताब क्या हो गई हो, समाप्त हो गई हो। क्या बोला बेटा मैंने, परिभाषा क्या आएगी इसकी, परिभाषा क्या आएगी कि जब जब संपूर्ण संपूर्ण अध्याय अध्याय पाठ या विवरण विवरण पूर्णतः पूर्णतः समाप्त हो गया हो, समाप्त हो गया हो, उसे प्रदर्शित करने हेतु प्रदर्शित करने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आपका कोई पेज है, वो अंतिम पेज है उस पर्टिकुलर बुक का और वो समाप्त, तो आप उसको क्या कर देंगे, इस तरीके से बता देंगे। अगर आप इसको ऐसा नहीं बताएंगे तो सिंपल नॉवेल्स देखना, 2 या 3 डॉट के साथ में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो पेज के बीचों बीच में इस समाप्ति सूचक चिन्ह को लिख दिया जाता है, जहां पर भी वो पेज क्या होता है, पूर्णतः क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और अब आप यहाँ पर अपने विराम चिन्ह में भी लगा लो समाप्ति सूचक चिन्ह, क्योंकि विराम चिन्ह भी क्या हो गए, खत्म हो गए। तो 2 लेक्चर में हमने यहाँ पर बेटा पूरे पूरे विराम चिन्ह पढ़े। आपका होमवर्क है, जितने भी विराम चिन्ह हैं उन सबको 3 मार्कर में लिखना है आपको। जितने भी विराम चिन्ह है उनको 3-3 नंबर में लिखना है। अब सिचुएशन वाले जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पर लिखकर भेज दूंगी। कैसे, कि मैं आपको सिचुएशन बनाऊंगी कि इस दिए गए वाक्य में क्या करिए, विराम चिन्ह लगाकर लिखिए, पुनः विराम चिन्ह लगाना है ना। तो इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर आते हैं, तो वो मैं प्रश्न आपको दे दूंगी। क्या आपको समझ में आया पूरा पूरा, क्लियर। तो अब फिर उसके बाद क्या करो, आपका यहाँ पर जो बोलना चाहिए सिलेबस है उसके सामने टिक लगा लो कि विराम चिन्ह भी हो गए। अब नेक्स्ट में अगर हम देखें तो वाक्य और वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में वाक्य और वाक्य के प्रकार पर हम चलेंगे। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है, तो थम्स अप दिखाओ। किसी को कोई डाउट हो तो डाउट भी पूछ। क्लियर है बेटा कहानी, ओके अंजलि।
कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो डाउट भी पूछ सकते हो। क्लियर है बेटा? वेरी वेरी गुड। क्लियर है राहुल? वेरी गुड। चलिए, इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। धन्यवाद आज के लिए। ओके। उपसर्ग प्रोष्ठी जी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। और इसकी आंसर राइटिंग बाकी है, तो इसके कुछ क्वेश्चन अगर चाहो तो लिख सकते हो। चाहो तो क्या लिखना ही है आपको? पूरे पूरे विराम चिन्ह 3-3 नंबर में मुझे लिख के बताओगे। होमवर्क है आपका, होमवर्क है ना? आपका जो होमवर्क है वो है विराम चिन्ह, पूरे विराम चिन्ह जो है 3 नंबर में। सिचुएशन वाले प्रश्न मैं आपको दूंगी। तो आज की आंसर राइटिंग में यही कि जितने भी 20-25 विराम चिन्ह हमने पढ़े हैं उन सबको आपको एज एन 3 मार्कर लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। गुड डे।